अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। पाकिस्तान के लिए कर डालो, इस बार आखिरी मौका है। ये ट्रांसमिशन हम साल हर साल से करते रहे हैं और हुकूमत को क्या करना चाहिए, हुकूमत क्या गलत कर रही है, मुख्तलिफ पैनलिस्ट हमारे इस ट्रांसमिशन में आते हैं, इस हवाले से कमेंट करते हैं। और 4 साल से ही हो रहा है कि हुकूमत पर ज़ाहिर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, बजट पर तनकीद होती है कि बहुत ज़्यादा टाइटनिंग की गई, जो पहले से टैक्स देते हैं उन पर टैक्स का बोझ और ज़्यादा डाला गया और जो टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स रेट में नहीं लाया गया। इस बार ऐसा ज़रूर हो रहा है कि हुकूमत ने रिलीफ का आगाज़ किया है, कुछ हद तक ही सही मगर रिलीफ का आगाज़ किया है। दरख्वादार तबके के लिए रिलीफ दिया गया है मुख्तलिफ स्लैब्स में। साथ साथ 50 करोड़ रुपए तक की जो आमदनी है उस पर सुपर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है, उससे ऊपर 10% से कम करके 8% कर दिया गया है। एक्सपोर्ट्स के लिए हमारे प्रोग्राम में फाइनेंस मिनिस्टर ने वादा किया कि वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे कहा है कि मुकम्मल तौर पर एक्सपोर्टर्स पर से जो सुपर टैक्स है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे इकदाम हैं, इंडस्ट्री की तरफ से वेलकम भी किया गया है, कुछ रिकमेंडेशंस भी दी जा रही हैं और हमारे साथ इंडस्ट्री के लीडिंग बिजनेस ग्रुप मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे तफसील से, क्या हुकूमत ने किया है, क्या उन्हें मज़ीद करना चाहिए अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है, क्योंकि फाइनली 4% ग्रोथ और जो एक डर लगा रहता है कि जैसे ही थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, 3 महीने के आसपास के रिजर्व्स होंगे तो हुकूमत एक्सपेंशनरी बजट देगी और उसके बाद हम एक दफ़ा फिर एक करंट अकाउंट क्राइसिस में फंस जाएंगे, उसके आसार नहीं नज़र आ रहे हैं। हुकूमत कॉशियस ग्रोथ की तरफ जा रही है, टारगेट इस साल भी नहीं अचीव कर पाएगी, 3.7% है, अगले साल के लिए 4% टारगेट कर रहे हैं, रीजन से कम है मगर उसके बावजूद कॉशियस है। इस सब पर बात करेंगे। मोहम्मद अली तब्बा साहब CEO लकी सीमेंट हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। तब्बा साहब ने कुछ रिकमेंडेशंस हमारी पिछली ट्रांसमिशन में भी दी थी जो कि कुछ मानी भी गई हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ ज़ियाद बशीर साहब मौजूद हैं, आप डायरेक्टर हैं गुल अहमद टेक्सटाइल। ज़ियाद बशीर साहब भी क्योंकि हुकूमत को भी इनपुट देते रहे हैं, हमारी मुख्तलिफ ट्रांसमिशन में भी शिरकत करते रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे। अम्मार हबीब खान साहब आप माहिर मईशत हैं, प्रोफेसर IBA कराची, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आमतौर पर क्रिटिकल होते हैं मगर और पिछले दिनों भी जो हुकूमत रिटेलर्स के हवाले से पॉलिसी लाई है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे, मगर बजट के हवाले से इनकी भी राय है कि जो स्क्रिप्ट चलता आ रहा था ये बजट उसे तोड़ता है। किस तरह तोड़ता है इनका भी हम पॉइंट ऑफ व्यू मालूम करेंगे क्योंकि उन्होंने तफसील से लिखा है। डॉक्टर ज़ीनत मुनीर साहिबा, चेयरपर्सन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम में आप भी ये कह रही थी कि हुकूमत को कम से कम कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी, हम बात करेंगे किस हद तक वो कंसिस्टेंसी नज़र आती है। आरिफ हबीब साहब मौजूद हैं, आप चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप हैं। आरिफ हबीब साहब मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस में हमारे साथ शिरकत करते रहे हैं, गवर्नमेंट को इस हवाले से मुलाकातें करके एडवाइस देते रहे हैं, PIA खरीदने वाले कंसोर्शियम में शामिल हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू मालूम करेंगे। और मोहम्मद सुहेल साहब जनरली ज़्यादा इस बात के हामी रहे हैं कि हमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी की तरफ और एब्रप्ट ग्रोथ की तरफ नहीं जाना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए, फिस्कल डिसिप्लिन बरकरार रखना चाहिए, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू मालूम करेंगे। डॉक्टर साहब पहले आपसे, बजट आया है, कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ के अब साइंस नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं नज़र आता है कि जो बहुत ज़्यादा टाइटनिंग थी वो रिलैक्स हुकूमत करती नज़र आ रही है, कुछ रिजर्व्स की का बिल्डअप हुआ है, कुछ ग्रोथ की तरफ जाती नज़र आ रही है, कैसे देख रही हैं आप बजट? शुक्रिया बहुत बहुत शाहजेब कि आपने यहाँ पे मुझे दावत दी। मैं शुरू इससे करूँगी कि जहाँ क्रेडिट मिलना चाहिए है वो देना चाहिए और इस बजट की जो बात अच्छी चीज़ है वो ये है कि सिमत ठीक नज़र आ रही है कि अब स्टेबलाइजेशन से सस्टेन्ड इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ अब उनकी तवज्जो है और जो फॉर्मल सेक्टर है उसका रोल जो है वो तस्लीम किया जा रहा है। तो इस लिहाज से ये बजट जो है मैं कहूँगी कि ये इसकी अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि जो स्टेक होल्डर्स थे सारे, उन सब के साथ कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट हुई है और जो भी जायज़ उनकी थी परेशानियां जिनको दूर करने की ज़रूरत है वो उन्होंने सुनी भी हैं और कुछ कोशिश भी की है। तो जहाँ तक बेहतर चीज़ों का ताल्लुक़ है उसमें यह है कि जो एक टैक्स बर्डन फॉर्मल सेक्टर पे ओवर बर्डन है उसकी तरफ मूवमेंट हुई है कि सैलरीज़ पे जो रिलीफ मिली है बहुत ही ज़रूरी था। जो सुपर टैक्स है जो ऊपर से लगाया गया है उसमें कुछ सेक्टर्स के लिए उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया है, एक्सपोर्ट के लिए पूरा ख़त्म कर रहे हैं, जो 500 मिलियन से कम की हैं इंडस्ट्रीज़ उस पर ख़त्म कर रहे हैं।
जो बड़ी हैं वो 10 से 8% कर रहे हैं। जो एक्सपोर्ट के लिए फैसिलिटेशन की जो भी आ रही हैं वो मेरे कॉलीग ज़ियाद साहब उस पर ज़्यादा बात कर सकेंगे। और आईटी के लिए कुछ फैसिलिटेशन की बातें हुई हैं। और मेरे ख़्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो अब ये एक टैक्स की नई ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये जाने की बात कर रहे हैं। अब इन सब से क्या फ़ायदा होता है या क्या निकल के आता है, उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि ये जो है इन्वेस्टमेंट में कैसे कन्वर्ट होता है। जो भी अब नज़र आ रहा है कि डायरेक्शंस है इस तरफ, या भी इन्वेस्टमेंट में कैसे कन्वर्ट होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए पीबीसी ने भी यही रेकमेंड किया था कि 3 से 5 साल का फ्रेमवर्क दीजिए। उससे जो है पॉजिटिव सेंटिमेंट तो है, लेकिन उसमें जिस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है वो कॉन्फिडेंस आएगा। और 1 साल के प्लान करने के बजाय वो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आपके प्रोडक्टिव सेक्टर्स नहीं चलेंगे, प्रोडक्टिव सेक्टर्स नहीं चलेंगे, एक्सपोर्ट नहीं होगा, जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी, और जो प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए वो नहीं आ सकेगी। तो ये है जो देखने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि बजट की डायरेक्शन सही है। अब जो रिफॉर्म्स जो करने की ज़रूरत है, जिसमें ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस बहुत बड़ी चीज़ है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एनर्जी रिफॉर्म्स, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और जो एसओईज़ का प्राइवेटाइज करना, हुकूमत के खर्चे कम होना, इन सब की अब बहुत ज़रूरत है। और ये अगर साथ साथ चलेंगे तब ही सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ आ सकेगी, जो हुकूमत का मकसद भी लग रहा है। और तबा साहब, ज़रा आप काफ़ी चीज़ों की मुख्तलिफ डिमांड्स करते रहे हैं हमारे मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस के ज़रिए भी। ज़ाहिर उसमें कॉस्ट ऑफ बिज़नेस जो है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस, उसके मसाइल को मुसलसल हाईलाइट करते रहे हैं। जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उससे कंपैरिजन में भी आप हाईलाइट करते रहे। मगर कुछ चीज़ें आपने कही थी कि एविएशन के हवाले से, अगर एविएशन में हुकूमत चाहती है सरमायाकारी आए तो टैक्सेस के मामला को ठीक करना होगा। शिपिंग के हवाले से आप बात करते रहे हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर को ग्रोथ देने के हवाले से आप रिलीफ की बात करते रहे हैं। साइंस नज़र आए आपको, और कुछ इकदाम जो हुए हैं वो आप समझते हैं कि बेहतर है? जी शासिर, थैंक यू। डेफिनेटली इस बजट में बड़े अच्छे इन्होंने डिसीजंस लिए हैं जिससे इंडस्ट्री को फ़ायदा भी होगा। और जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में ग्रो नहीं कर रही थी, जिसका आपने अभी मेंशन किया, एविएशन है, वो प्राइवेटाइजेशन होगी। आरे भाई बैठे हैं, उसमें $500 बिलियन की इन्होंने कमिटमेंट की है फॉर इन्वेस्टमेंट टू बिगिन विद। इसी तरीके से शिपिंग में भी पाकिस्तान के अंदर पीएनएससी के पास अपने बहुत कम वेसल्स हैं और ज़्यादातर ऑयल टैंकर्स हैं उनके पास। और इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में इसलिए नहीं हो रही थी कि इसमें भी जीएसटी का प्रॉब्लम था कि आप जहाज़ खरीदें $50-100 मिलियन का, आपने 18% जीएसटी दे देनी है अपफ्रंट। तो वो सारे जो कॉस्ट हैं उसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल ही आपकी फंस गई थी पाकिस्तान के अंदर। और पिछले आई थिंक 60s में अगर आप देखें, बोथ फ्रॉम एविएशन स्टैंड पॉइंट एंड शिपिंग स्टैंड पॉइंट, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी कंपनीज थी। पीआईए था, प्राइवेट सेक्टर में गोकुल्स होते थे जो बहुत बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री चलाते थे पाकिस्तान के अंदर। वो फिर नेशनलाइजेशन के बाद वो बिल्कुल ही इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट के पास चली गई, और उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई बिकॉज टैक्सेशन पाकिस्तान के अंदर, और प्लस एक ट्रस्ट डेफिसिट जो था वो एक कायम हो गया था। अब गोइंग फॉरवर्ड देखें, जो भी आप जिस इंडस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, वो सारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी होना है। अगर आज कोई फॉरेन एयरलाइन में ट्रैवल करता है, इसकी वजह अगर वो पीआईए में ट्रैवल करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगा पाकिस्तान का। इसी तरीके से शिपिंग में अगर हम बाहर से जहाज़ चार्टर करवाते हैं या शिपिंग लाइंस पाकिस्तान में आती है, कंटेनर वेसल्स आते हैं, ऑयल टैंकर्स आते हैं, अगर वो वेसल्स पाकिस्तान के पास होंगे, ऑयल टैंकर्स होंगे, ब्रेकबल वेसल्स होंगे, तो उसके 2 फ़ायदे हैं आपके। एक तो आपका फ्रेट जो आउटगोइंग है, जो सर्विसेज में आता है, वो बचेगा आपके यहाँ पे जॉब्स क्रिएट्स होंगी। प्लस इसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं शिपिंग की, फॉर एग्जांपल शिपिंग हम ले लेते हैं, इसके शिप यार्ड्स हैं, मेंटेनेंस है,
फिर क्रू की हायरिंग, जॉब क्रिएशन, इंश्योरेंस कंपनी। आप देखें कि एक सेक्टर के रिवाइवल से 10 सेक्टर साथ आपके चलते हैं, और यही ज़रूरत है पाकिस्तान को। जब हम बात करते हैं कि हमें जॉब्स क्रिएट करनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है, पर सर्विस सेक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज सर्विस सेक्टर, आज आप यूके इकॉनमी देखें, इट्स नॉट मैन्युफैक्चरिंग, इट्स ऑल सर्विस सेक्टर। सारी जो जॉब क्रिएशन है, जो टैक्सेशन है, वो जॉब क्रिएशन से, वो सर्विस इंडस्ट्री से क्रिएट हो रही है। तो पाकिस्तान में भी हमें सर्विस इंडस्ट्री को भी तवज्जो देनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग को भी देनी होगी, बिकॉज ये जब सेक्टर्स साथ साथ चलेंगे तो आपकी जॉब्स भी क्रिएट होंगी, आपकी इकॉनमी भी एक्सपेंड होगी, आपकी ग्रोथ में भी इजाफा आएगा। और जिस तरीके से अब जो गवर्नमेंट की सोच है, वो देखें, दो चीज़ें इस बजट में कि फाइनली जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अब टैक्सेशन की जो है वो ओवरऑल कमी आ रही है, और ये कमी करनी पड़ेगी इवन गोइंग फॉरवर्ड। आगे बजट्स में भी जो सेक्टर जिसको इन्होंने इस पर तो इन्होंने फ़ायदा दिया है, इस तरह इनको बरात देनी पड़ेगी अब बाकी सेक्टर्स को भी गोइंग फॉरवर्ड। अब उसके लिए तो ये डेफिनेटली बात क्लियर है कि आप जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो टैक्स दे रही है, उस पर आप बर्डन नहीं डाल सकते, बल्कि उस पर आपको टैक्सेशन कम करने की ज़रूरत है। अब हम टैक्सेशन की ग्रोथ कहाँ से लाएंगे? एक तो आपका इन्फ्लेशन और जो जीडीपी ग्रोथ है, वहाँ से आपको टैक्सेशन ग्रोथ मिलेगी। दूसरा जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, वो सेक्टर्स जिसकी टैक्स कंट्रीब्यूशन नहीं है। शाजी भाई देखें, जब टैक्सेशन पाकिस्तान में या किसी मुल्क में ज़्यादा होना, तो अनडॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री जो फ्लरिश करती है। अब एग्जाम्पल ये है कि आप एक चीज़ ख़रीदते हैं, इस पर 18% सेल टैक्स देते हैं। जब आप बेच के इसमें नफ़ा करते हैं, उस पर आप कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, फिर उस पर आप सुपर टैक्स देते हैं, फिर उस पर आप WWF देते हैं, WPPF देते हैं, फिर डिविडेंड आप डिक्लेयर करते हैं, उस पर आप टैक्स दे रहे होते हैं। अगर आप कोई बड़े होल्डिंग कंपनी के स्ट्रक्चर में, तो उसमें आप डबल डिविडेंड टैक्सेशन दे रहे होते हैं। वो सब मिला के 50% के ऊपर चले जाती है। अगर आज मैं अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में हूँ, तो मैं कोई चीज़ ख़रीदता हूँ, तो उससे मुझे 18% सेल टैक्स नहीं देना, तो मेरी कॉस्ट कम हो जाती है। जो मैं नफ़ा करूँगा उस पर भी मुझे कोई टैक्सेशन नहीं देना, जो 50% के करीब है। तो मैं क्यों डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाऊँगा? मैं तो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर की तरफ जाऊँगा, जहाँ पर मुझे कोई प्रेशर नहीं दिया जाता, मुझसे कोई सवाल नहीं पूछे जाते। जहाँ आप डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में आते हैं, डिस्पाइट कि आपकी कंट्रीब्यूशन है हर सेक्टर्स की, इसके बाद भी आपके ऊपर हमेशा तलवार लटकी होती है। आपके पास टैक्स अथॉरिटीज़ आ रही होती हैं, टैक्सेशन का पूछ रही होती हैं, ऑडिट्स कर रही होती हैं, और प्रेशर बिल्ड कर रही होती हैं। और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, ये आई थिंक सैलरीड क्लास के पास भी है कि वो सवाल जवाब, और जो लोग डरते हैं पाकिस्तान में टैक्स नेट में आने के लिए, इकदाम का ऐलान किया है जिस पर ये इंटरेक्शन कम हो जाए, वो आपको लगता है कि अच्छे इकदाम? आई थिंक इट्स अ गुड, इट्स एवरीथिंग व्हाट गवर्नमेंट हैज़ डन इज़ अ राइट थिंग टू डू। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो सक्सेस है, वो तो इंशाल्लाह टाइम के बाद पता चलेगा, बट जो वो पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब हमें प्रॉब्लम ये है कि देखें शाज़े भाई, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ 4% बढ़ के 6% हो, तो हमें वो भी एनालाइज करने की ज़रूरत है, क्या हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि हम 6% ग्रो करने के बावजूद करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट ना करें, हम फिस्कल डेफिसिट क्रिएट ना करें। अगर वो इकॉनमी इतनी स्ट्रेंथन या सॉलिड फुटिंग पे नहीं है, और हम ग्रोथ का एक टारगेट लेके, जिस तरह दो गवर्नमेंट्स ने 18 बिलियन ईच साल करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट किया, विच इज़ $36 बिलियन। अगर आज वो करंट अकाउंट नहीं होता, तो हम IMF प्रोग्राम ही नहीं होते। तो हमें जिस तरह से आगे लेके चलना है कि करंट अकाउंट डेफिसिट आप क्या आधा फीसद क्रिएट कर सकते हैं ऑफ योर GDP। फिस्कल डेफिसिट में प्रॉब्लम यह है कि जब आप सूबों को पैसे दे देते हैं और इंटरेस्ट का आप कर देते हैं, उसके बाद पैसे कुछ नहीं बचते हैं आपके पास, फिर आप नॉन टैक्स रेवेन्यू की तरफ जाते हैं। तो ये सारे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, और इन रिफॉर्म्स में एक्सपोर्ट कम्स एज नंबर 1, बिकॉज जब तक कि आपके पास एक्सपोर्ट अर्निंग्स नहीं होंगी, डॉलर्स के इन्फ्लोज नहीं होंगे, तो आपकी इकनॉमिक एक्सपेंशन हो तो जाएगी, बट वो फिर आप या तो आप फिर पैसे बाहर से डेट रेस करेंगे, या फिर अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ के पास जाके पैसे आप वहाँ से रेस करेंगे, लेकिन वो इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आपने अपनी अर्निंग्स को क्रिएट करनी है, ताकि आपको दोबारा इन ट्विन डेफिसिट जिसको हम कहते रहें, जिससे पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से बाहर निकल रहा है, उसको अब हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट्स कम्स एज नंबर 1 प्रायोरिटी। जो गवर्नमेंट ने जो फैसले दिए हैं इस बजट में बहुत ही अच्छे हैं। उसमें इन्होंने जो 2% टैक्स है, पहले एक विथहोल्डिंग टैक्स है, एक एडवांस टैक्स का, इसको इन्होंने करके 1.25 एक्सपोर्ट, हर एक्सपोर्ट, जिस एक्सपोर्टर से आप पूछेंगे उनकी ये
ये नंबर 1 डिमांड है कि ये 1 या 1.25 को आप फाइनल टैक्स रिजीम में ले आएँ रादर देन कि आप इसको मिनिमम टैक्स करें। जब आपके पास रिटेन अर्निंग्स बचेंगी तो आप एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, जब एक्सपेंड करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ेगी। पाकिस्तान के अंदर हर सेक्टर तो एक्सपोर्ट के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करता। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है या जो सेक्टर्स हैं वो लार्जली डिपेंड करते हैं डोमेस्टिक मार्केट में। एक्सपोर्ट करने वाले सेक्टर्स बहुत कम है पाकिस्तान में, और हमने हर बजट में इस पे इस प्रोग्राम में आपसे डिस्कस किया कि इसको वाइडन किस तरह से किया जाए कि हर इंडस्ट्री जो है जो कि $300 मिलियन या $400 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रही है उनको $1 बिलियन पे कैसे लाया जाए, ताकि आपकी एक डाइवर्सिफाई बास्केट हो जाए। टेक्सटाइल जो आपका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है एक्सपोर्ट्स के अंदर अराउंड $18 बिलियन, इसी तरीके से हमें 15 से 20 इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करनी होंगी जिनका हदफ जो है वो 1 बिलियन के ऊपर हो, ताकि आपकी एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाए एक्सपोर्ट्स के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और इन तमाम इक़दाम पर हम बात भी करेंगे। आरिफ साहब, ज़ाहिर आप जनरली मैंने देखा 18-20 साल से आप बड़े बुलिश रहे हैं चंद सालों के अलावा पाकिस्तान की इकॉनमी पर, और ज़ाहिर है वो बुलिश होने के डिविडेंड्स भी आपने देखे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, फ्राम स्टॉक मार्केट टू फाइनेंशियल सेक्टर टू नाउ एविएशन, आपने माशाल्लाह एक्सपैंड किया है। इस वक्त एक तरफ जहां हमें नज़र आता है कि कहीं ना कहीं स्पेस क्रिएट हो रहा है, फिस्कल डिसिप्लिन नज़र आ रहा है, तो वहाँ ये भी नज़र आता है कि 16,000 अरब रुपए तो हुकूमत के इंटरेस्ट पेमेंट में और सूबों को देने में चले जाते हैं, जो कि टोटल टैक्स रेवेन्यू से ज़्यादा है। टोटल अगर अर्निंग्स हम देखें FBR के रेवेन्यू से भी हटा के फेडरल गवर्नमेंट की, उसका भी कोई 80% से ज़्यादा है। तो मसाइल अपनी जगह बहरहाल है, मगर आपको लग रहा है इन मसाइल से निकलने के रास्ते पर हम हैं, या हुकूमत बस ऐसे इकदाम कर रही है जिससे आर्जी तौर पर हम निकल पा रहे हैं? मेरी नज़र में जो है सिर्फ ये गवर्नमेंट का जो पर्पस था एक सिग्नल देना कि हमारा डायरेक्शन ठीक है, उस हद तक तो मैं समझता हूँ कि ये बजट के इकदाम ठीक हैं। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि इन इकदाम से चीज़ें कोई चेंज हो जाएंगी, मुझे नहीं लगता है। मुझे इसलिए नहीं लगता। अगर हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आज भी नई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में क्यों आएगी जब एनर्जी प्राइसेस हाई हैं, अभी भी टैक्स रेट जो है वो फिर भी हाई हैं। इवन ये जो इंडिविजुअल जो है वो हमारे नॉन रेजिडेंट बनने के लिए जो ट्रेंड था वो वही कायम रहेगा, क्योंकि उन्होंने टॉप लेवल पे जो है कोई चेंज नहीं किया है, जो 45% एंड फिर उसके ऊपर जो है वो 10% सरचार्ज और फिर उसके ऊपर सुपर टैक्स। तो मतलब ये तो सीधा सीधा जो है वो 59% इंटैक्ट है। ठीक है, नीचे जो रिलीफ देना था वो उन्होंने रिलीफ दिया है। इससे ये इम्प्रेशन और सेलिब्रेशन होती है कि हाँ ये चीज़ें उन्होंने कम किए। मतलब सुपर टैक्स तो हम कहते थे पूरा ख़त्म करो, तो पूरा ख़त्म करने की जगह सिर्फ 2% जो है ख़त्म करना, और उसमें भी जो मेजर सेक्टर्स हैं वो उसको तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और आप इसको इवेंट के तौर पर देख रहे हैं, प्रोसेस के तौर पर, कि हुकूमत कह तो रही है 8% किया, तो ये आगे जाके करेंगे कम, या फिर आपको लग रहा है बस एक दफ़ा कर दिया आइंदा गुंजाइश मुश्किल होगी? नहीं, इनके अंदर ये पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन वो देर हो जाएगी। मतलब मैं इस पॉइंट को रेस करना चाहता हूँ कि आप ये चाहेंगे कि भाई ये नेक्स्ट ईयर इस साल से जो है कोई नई इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए ना, हमें इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है लोगों का, ये है हमारा जो है नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ रही हैं, उसको टारगेट करना है ना। उसमें उन्होंने कंस्ट्रक्शन पे जो है किया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन पे भी एडवांस टैक्सेस है जो उन्होंने कम किया है, वो एडवांस टैक्सेस को जो है वो कम किया है। तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये क्या इन इकदाम से फ़ौरन जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाएंगी? तो मुझे तो जो है वो इसलिए नहीं लगता है कि आपका मेन सबसे बड़ी चीज़ तो जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। एक्सपोर्ट में बेशक वो सेलिब्रेट करेंगे कि भाई हमारा टैक्स कम हो गया, तो उससे पहले तो उनका मार्जिन चाहिए ना उनको। तो एक्सपोर्ट जो है वो जब एक्सपोर्ट कैसे जो है वो ज़्यादा करेंगे, तो भी तो कहते हैं भाई हम 3-4% पे 5% पे हम जो है अभी हमें मार्जिन है और उस पर हम काम कर रहे हैं। और उसमें भी जो है जिस तरह मिनिमम टैक्स की जो है वो बात हो रही है कि अगर टैक्स, तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसे एकदम, जैसे मैं सही है कि भाई एक्सपोर्ट वालों की डिमांड थी और एक्सपोर्ट को उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है उनकी डिमांड को जो है वो मीट किया है। लेकिन ओवरऑल जो है अगर आप चेंज करना चाहते थे तो आपको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एनर्जी प्राइसेस को जो है वो नीचे लाना ड्रास्टिकली जो है वो ज़रूरी है। और आपको ओवरऑल जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट जो है उसको मज़ीद जो है वो अच्छा कम करना बहुत ज़रूरी। अब उसमें आप कहेंगे भाई मैंने प्रोसेस शुरू कर दिया, 2-3-4 साल में मैं कर दूंगा और उधर आ जाऊंगा, तो 2-3-4 साल बहुत लंबा अरसा है और उस पर करना। तो आपको ऐसे बोल्ड डिसीजन जो है की ज़रूरत थी। और मैं आपके साथ ही जब बात कर रहा था बजट से पहले, तो मैंने कहा भाई स्पेस मौजूद है। देखें ना, आपका अगर बजट डेफिसिट जो है
अभी सोहेल साहब ऑफ कैमरा बात हो रही थी, वो कह रहे हैं 4-5% जो है बजट डेफिसिट होना कोई बात नहीं है, ठीक है, पहले हम अभी 0.7% पे है ना, अभी जो इस साल के जो नंबर 9 महीने के जो है आया, आपका प्राइमरी सरप्लस जो है ये 4.1 ट्रिलियन है। तो इतना ज़्यादा प्राइमरी सरप्लस है, इतना कम जो है वो बजट डेफिसिट है। उसमें IMF जो है वो ये कहती है कि भी मेरा जो है वो आपका टैक्स टू GDP रेशो जो है पाकिस्तान का नहीं बढ़ रहा है। तो क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो वो 2 सेक्टर जिस पे लोग शिकायत करते हैं कि भाई उनको तो आप टच भी नहीं करते, तो एग्रीकल्चर और जो है वो रिटेल, ये दोनों के दोनों आपको तो कोई एडिशनल वहाँ से और इस दफा जो टच किया है वो भी आपके ख्याल में एमनेस्टी है रिटेल को? वो मोर ऐसा ही लगता है, क्योंकि उससे कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है आपके उसमें बजट में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि यस, गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंसल्टेशन की है, जैसे ज़ीलफ ने बताया, और सबकी बात सुनी गई। सबकी बात सुन के थोड़ा थोड़ा सबको उन्होंने जो है वो दिया है, उससे लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं कि हाँ नहीं अच्छा सही जो है वो डायरेक्शन है, और हमने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन अगर जो आप वाकई सीरियस है मसलों को हल करने के लिए, और जिससे आप चाहते हैं कि ग्रोथ, अब अगर इतनी सारी चीज़ें देने के बाद ग्रोथ फिर भी 4% अगर बजट करते हैं, तो इसका मतलब आप खुद भी कन्विंस नहीं है ना। 4.2% तो पिछले साल जो है बजट हुआ था, और इसकी जगह जो है 3.7 आया, अब 4% एज ऑफ नाउ अगर आपकी कंपनी के पास कैश हो, आपने वैसे PIA खरीद लिया, तब बस आपकी कंपनी इस वक्त कैश रिच है, अगर आपके पास कैश हो तो आपके को इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज नज़र आते हैं कि हाँ मैंने इन्वेस्ट करना है, या आप अभी भी कॉशियस होंगे इन्वेस्ट करते हैं? मुझे नज़र आता है कंस्ट्रक्शन में आप करें। कंस्ट्रक्शन जो है वो आई थिंक गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव, और कंस्ट्रक्शन में मार्जिन्स भी अच्छे हैं, और कंस्ट्रक्शन इबादत है मेरी नज़र में कि कंस्ट्रक्शन इबादत है। आप लोगों को छत प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करते हैं, आप गवर्नमेंट को रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को आप सपोर्ट करते हैं, और पूरा का पूरा टैक्स जो है इंडस्ट्री से ज़्यादा टैक्स रेट है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं जो है इंडस्ट्री एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ गुड इकोनॉमिक ग्रोथ परफॉर्म करे, बजाय इसके कि हम कंस्ट्रक्शन को सोचें कि वो परफॉर्म करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। वो जो साइकिल है वो होता नहीं नजर आता कि इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी हो, लोगों की इनकम इतनी अच्छी हो कि जिसके कॉन्सिक्वेंस में कंस्ट्रक्शन सेक्टर चल रहा है। देखिए क्या चीज़ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, एक तो मैंने ये सेक्टर आपने बताया तो मैंने इस तरह बता दिया, लेकिन एज ए होल जो है मुल्क के अंदर जो है वो इंडस्ट्रीज फ्लरिश करे। तो इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है, ज़्यादातर सेक्टर्स जो है वो अंडर यूटिलाइज हैं, कैपेसिटीज़ अंडर यूटिलाइज हैं, और वो अंडर यूटिलाइजेशन को पहले पूरा करना है। तो वहाँ जो डिमांड डिस्ट्रक्शन है, आपने ये जो इंडिविजुअल टैक्सेशन कम किया है, डेफिनेटली उस पर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी लोगों की, तो उससे जो है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो ज़रूर आना चाहिए। जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस स्पीड से हमको चाहिए, क्या वो स्पीड से जो है वो बेहतरी आएगी, उस पर मेरा क्वेश्चन मार्क है। मैंने कहा कि ऐसा काम आप करने जा रहे हैं तो दिल खोल के ऐसा काम करें कि जिसकी वजह से जो है वाकई इम्पैक्ट आए। तो उसको आई बिलीव कि गवर्नमेंट को जो है वो सोचना चाहिए, फर्दर इसके ऊपर डेलिब्रेशन करनी चाहिए, मशवरे करने चाहिए कि कहाँ है। फिर IMF के साथ अच्छा ऐसे एज ए होल देखा जाए तो यूँ तो बैलेंस इस तरह है कि उन्होंने तमाम इंडस्ट्री सेक्टर्स को जो है वो खुश किया, एक्सपोर्टर्स को भी जो है खुश कर दिया, सुपर टैक्स में भी कुछ न कुछ दे के जो है सैलरी क्लास को भी कर दिया, और सबसे बढ़कर ये सब कुछ करने के साथ IMF को ऑन बोर्ड रखा है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि IMF को जो है वो रखा है। तो बहुत इसको हम जो है वो इन समरी ये कह सकते हैं कि आई थिंक डायरेक्शन इज़ वेरी गुड, राइट, इसको अप्रिशिएट होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ क्या ये एनफ है? मैं समझता हूँ कि वो एनफ नहीं है। इसके लिए और बोल्ड डिसीजंस जो है वो करके हमको आगे, और IMF के साथ और इंगेजमेंट करनी चाहिए। ये जो स्पेस इतने हैं जो उस स्पेस को फुली यूटिलाइज करें ना। अगर आप जैसे बताते थे कि भाई ये सुपर टैक्स और सारी बातें होती थी, उसका वो कहते थे कि 1.2 ट्रिलियन का बिल था मैक्सिमम बिल, सब करें तो फिर आ गया था कि भाई 600-700 बिलियन। अब 600-700 बिलियन जो है का क्वेश्चन, इसमें से कुछ आपने कर दिया तो वो 600-700 बिलियन का भी आप जो है वो एक किस्म का जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि भाई इसमें जो है वो सी चेंज आ जाए। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। बशीर साहब, आप भी काफ़ी दफ़ा ये कमेंट कर चुके हैं हमारी मुख्तलिफ ट्रांसमिशन में भी कि हुकूमत अक्सर सुन भी लेती हैं, फिर अमल दरामद के स्टेजेस में बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, चाहे वो टैक्सेस हो, टैक्स बेस को वाइडन करना हो, या फिर इंडस्ट्री के मसाइल को हल करना हो। अब जबकि आपने गवर्नमेंट को भी करीब से देखा है कि, तो आपको लग रहा है कि जितना कुछ गवर्नमेंट कर सकती है उसने किया, या अभी भी बहुत सारी गुंजाइश थी जो करना रह गया?
देखें, आई थिंक गवर्नमेंट जो कर सकती थी उसने कर लिया ऑनेस्टली। आई थिंक जो अभी इन्होंने अनाउंसमेंट्स किए हैं, आई थिंक सब अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने कहा है। एंड जो सर्कमस्टांसेस, अगर आप देखें जो दुनिया में सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, ये जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी देखी है। इन्होंने जो नेविगेट किया है, इकॉनमी को बचाया है और उस पोजीशन में ले आए कि उसके बाद हमें ये इंसेंटिव्स इतने दे सकते हैं। आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट जो उन्होंने कहा है, क्या है। बट आई थिंक जो हम लोग डिस्कशंस करते हैं ना कि हमारी एक्सपोर्ट कैपेसिटी है, इतनी अवेलेबल है, ये है, वाई वी ऑलवेज टॉकिंग कि कैपेसिटी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन के बारे में बात करें ना, कि वैल्यू एडिशन हम कैसे करें। कैपेसिटी अगर आप बढ़ा देंगे 15%, 10% इंक्रीमेंटल ग्रोथ होएगा। अगर आप ब्रांडिंग करें, वैल्यू एडिशन करें, तो मल्टीप्लायर्स में ग्रोथ आएगा। सो वी हैव टू चेंज द नैरेटिव ऑल्सो, वी कांट जस्ट कीप सेइंग कि बस कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। देन अगर आप इसके बाद देखें जो आपने कहा इन्वेस्टमेंट अगर आप करें, और आप मोहम्मद अली और आरिफ ये वाले इकदाम इस बजट में ऐसे हैं कि आप वैल्यू एडिशन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, हमें नजर आए। आई थिंक हो सकती है वैल्यू एडिशन में डेफिनेटली। एंड आई थिंक जो एक्सपोर्ट्स में इन्होंने कहा है कि सुपर टैक्स ख़त्म कर रहे हैं, अगर ये इन्होंने इस पर कायम रहे तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग। और इन्वेस्टमेंट्स पे आप बात कर रहे थे, आई थिंक आरिफ भाई और मोहम्मद अली भाई भी प्रॉब्ली अग्री करेंगे कि एग्जिस्टिंग रनिंग बिजनेसेस खरीदना एक और चीज़ है, जो FDI लाना फॉर अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। Would FDI come today for a greenfield project in Pakistan? Very, very difficult. I think वो नहीं आएगा। Yes, अगर कोई PIA बिक रहा है, कोई नेशनल एसेट्स बिक रहे हैं, हाँ वो लोग खरीद लेंगे, वो रनिंग चीज़ें ब्राउन। बाहर का इन्वेस्टर इसलिए नहीं आएगा कि उसे शक है कि पता नहीं कल को इनका रुपया कहाँ जाएगा, पता नहीं इनके पास 3 महीने के रिजर्व्स हैं, आगे जाके क्या करेंगे, दोबारा एक्सपेंशन नहीं करेंगे, या मसला कुछ ऐसे पॉलिसी मेजर्स का है जो कि ले लें तो इसी इकोनॉमी के साथ भी FDI आ सकता है। यार देखें, आप अगर इन्वेस्ट करें कम कंट्री में, ये जो आरिफ भाई कह रहे थे, आप पहले तो बेसिक उसके देखते ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो आपका टैक्सेशन हो गया, एनर्जी हो गया, जो भी अभी ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो आप देखते हैं। उसके बाद जैसा उन्होंने कहा प्रॉफिट बनेगा तो आप टैक्स देंगे, वो या अगर टर्नओवर टैक्स देंगे वो तो बाद में आता है। देन आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। अब पाकिस्तान में आप देख लें जो आपके 2 बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, रेल एंड पोर्ट्स। अब रेलवेज़ में आई थिंक आपके जो फ्रेट है 5% से नीचे है, यू नो, 95% रोड पे। फ्रेट इज़ हाफ द कॉस्ट ऑफ रोड। तो हमने पूरा ज़िंदगी 50 साल से हम रोड्स बनाते गए, हमने रेल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। सेकंड, पोर्ट, आपके पास डायरेक्ट पोर्ट ही नहीं है शिपिंग के लिए, तो आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर आपका पोर्ट इज़ अ फीडर पोर्ट, आप जबल अली को करते हैं, सलाला को करते हैं, कोलंबो को करते हैं, उससे आगे जाता है यूरोप, अमेरिका, आपकी शिपमेंट्स निकलती है, तो टाइम और कॉस्ट भी वेस्ट होता है। तो अगर आप बेसिक ये चीज़ों को फिक्स नहीं करेंगे, हाउ कैन यू कम्पीट विद द वर्ल्ड? आप कैसे करेंगे कम्पीट? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो बुनियादी इकदाम हैं एक्सपोर्ट सेक्टर के हवाले से, उसमें ये आपको नजर आता है, क्योंकि 31-32 अरब डॉलर का अगर आइंदा भी टारगेट है, क्योंकि हुकूमत कहती है कि हम बूम बस्ट साइकिल में नहीं जाना चाहते, हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, बट इन नंबर्स के साथ तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं होती। देखें, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ और बूम बस्ट साइकिल, आई थिंक इसमें एक ये जो लिंक है ना आपकी करेंसी की वैल्यू का है। अगर आपकी करेंसी अगर आप ओवर वैल्यूड रखेंगे तो इट इज़ एन इनविजिबल टैक्स ऑन एक्सपोर्ट्स। तो अगर आपकी करेंसी का वैल्यू 100 है और आपने उसको 120 रख दिया है, तो जाहिर बात है आपका टैक्स है, आपका एक्सपोर्ट कंपेटिटिव हो ही नहीं सकता है। एंड जब ये ग्रोथ आती है, जब लेट्स से 6%, 7%, बस्ट क्यों होता है? बिकॉज यू आर सब्सिडाइजिंग इंपोर्ट्स। जब आपने ओवर वैल्यू करेंसी रखी तो इंपोर्ट को सब्सिडाइज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को टैक्स कर रहे हैं। सो दिस इज द मेन बेसिस। अगर आप देखें कि बूम बस्ट क्यों हो जाता है, एज ऑफ नाउ भी आपको ओवर वैल्यूड लगता है? इट्स ओवर वैल्यूड 4-5%, अराउंड या 5%, बट आप एवरेज देखें पिछले 20 साल की तो 12% है। और मोहम्मद शहीद साहब, आप बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैं इंट्रो में भी जिक्र कर रहा था, हामी है फिस्कल डिसिप्लिन के, कि ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, फिस्कल डिसिप्लिन पर ना करें। अब हमें नज़र आता है 3 साल का प्राइमरी सरप्लस, चौथे साल में भी प्राइमरी सरप्लस हमने टारगेट किया है। आप ही की टॉप लाइन की मैं रिपोर्ट देख रहा था, जिसके मुताबिक बजट डेफिसिट 22 साल की कम तरीन सतह पर है, और 8% का फिस्कल डेफिसिट होता था, अब उसको कर्टेल करके आधे से भी कम पर लेकर आए हैं, जिसकी भी आप ज़ाहिर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में स्पेस ज़्यादा मौजूद थी आगे बढ़ने की, और के या फिर कम से कम एक्सपोर्ट को ज़्यादा इंसेंटिवाइज करने की? आपका मुझे नंबर याद है, आपने पिछली ट्रांसमिशन में दिया था कि रेमिटेंस प्लस एक्सपोर्ट गालिबन 100 अरब डॉलर अगर हम हो जाएं तो हम एक अच्छी ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। उस तरफ तो अभी भी नंबर नहीं नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहिद भाई। मेरा ख्याल में देखें स्पेस तो अभी भी है, जिस तरह लोग शायद फोकस नहीं कर रहे थे, हम तो कर रहे थे कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने बजट डेफिसिट रखा था 4% से कम, मगर जब ईरान वॉर शुरू हुई तो हमें भी लग रहा था ये स्लिपेज हो जाएगी, बट सम हाउ इन्होंने जो मैनेज किया है, चाहे वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम किया, तो स्पेस तो थी। मगर मेरे ख्याल में एक सेंसिबल फैसला है कि बहुत ज़्यादा इंसेंटिव इसलिए नहीं दिए हैं
कि अभी तक जो बफर्स हैं ना हमारे कमज़ोर हैं, और जीडीपी 4% कर लेते हैं तो बफर स्ट्रांग हो जाएंगे। बफर से मेरा मुराद है कि एफएक्स रिज़र्व आपके 18 बिलियन डॉलर हैं, उसको 25 तक जाने की ज़रूरत है। मगर अगर आज इंडिया अटैक कर देता है या आज ऑयल 150 हो जाता है तो फिर हमारा ये जो सिक्योरिटी है या बफर है ये कमज़ोर पड़ जाएगा। इंडिया ने कीमतें तेल की इसलिए नहीं बढ़ाई कि उनके पास रिज़र्व बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास गुंजाइश थी मेरे ख्याल में वो फिस्कल डेफिसिट की, जिस तरह मैं बता रहा था कि पूरे साल का 3-4% हो, जो 0.9% आरिफ साहब कह रहे हैं 9 महीने का है, तो पूरे साल का ज़्यादा हो जाता है 3-4%, तो 5 तक की गुंजाइश है। मगर लगता है कि हुकूमत ने उसको पार्शली पास ऑन किया है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास शॉक्स एब्जॉर्ब करने के लिए सिक्योरिटी अब भी है बट कमज़ोर है। दूसरी जानिब मेरे ख़्याल में हुकूमत जो है वो ईरान का जो जिस तरह जैद ने कहा, ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जो IMF का ऊपर आपका सख्ती है उसको भी रखा है जहन में, क्योंकि देखिए IMF जैसे भी है, जितना भी सख्त है, उसने आपको बेल आउट किया है। जून 2023 में हम डिफ़ॉल्ट के करीब थे, प्राइम मिनिस्टर की एक कॉल से एक लोन मिला जिससे आप डिफ़ॉल्ट से बच गए। फिर अभी भी जिस तरह आपने अपने इब्तिदाई में कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने जब फ़ोन किया है IMF के MD को, तो इसके बाद जाके ये रिलैक्सेशन हुई है। तो जो एक अच्छे रिलेशनशिप है मेरे ख़्याल में 3 साल तक हमें वो ख़राब नहीं करने चाहिए। तो इन सारे तनाजुर को देखते हुए जिस हालात में बजट बनाया मेरे ख़्याल में एक रीज़नेबल है। हाउएवर हमें ये देखना चाहिए कि जो माजी की जो गलतियाँ थी कि हम इकोनॉमिक मैनेजर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते थे जब फिस्कल डेफिसिट कम होता था। देखिए IMF ने शौकत अजीज़ के ज़माने में भी फिस्कल डेफिसिट कम कराया, फिर IMF ने डार साहब के ज़माने में फिस्कल डेफिसिट कम कराया, मगर जैसे ही IMF जाने वाला होता था ना वो फिस्कल डेफिसिट दोबारा बढ़ जाता था। तो मेरे ख़्याल में ये जो पार्शल आमतौर पर IMF का जाना और इलेक्शन का आना कोइंसाइड करता है, तो इलेक्शन ईयर होता है और खूब खर्चे होते हैं। मेरे ख्याल में ये हुकूमत जैसी भी है, इसके जो भी पॉलिटिकल एजेंडा है, इनको सपोर्ट है इस्टेब्लिशमेंट की, तो मेरे ख्याल में इनको बफर्स बना लेने चाहिए कि कल को एक ऐसा मौका है तो पार्शली मेरे ख्याल में 4, 4.5, 4.5-5% बढ़ना ही मेरे ख्याल में ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारे पास इतने बफर्स हैं नहीं। अगर ये 25 बिलियन के रिज़र्व हों तो आप एक समझे ना छक्का मार सकते हैं या 6% के लिए कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग मेरे ख्याल में ये एक सेंसिबल और एक रीज़नेबल है। मैं एक एम्फोसिस करूँगा, चूँकि ये हुकूमत अब काफ़ी हद तक कंसिस्टेंट है, हमारी सबसे बड़ी इशू ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहा था। मेरा तो ये कहना है कि बुरी हुकूमत 5 साल से पाकिस्तान में, एक अच्छी हुकूमत 1.5 साल की 2 साल से बेहतर है। तो ये चूँकि लग रहा है कि 5 साल पूरे करने जा रही है, तो उनको एक वही लॉ एक पाकिस्तान में हुआ करता फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ, यानी मोटा मोटा ये था कि KPIs होते थे, जिसमें उस लॉ की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें था कि डेट टू GDP 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हम 75 से 68 आए हैं। उसमें था फिस्कल डेफिसिट 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हम 8 से 3.5 आए हैं। तो मेरे ख्याल में उसमें कुछ इंडिकेटर और भी रख देने चाहिए, जिस तरह जैद कह रहे थे करेंसी का भी रख देना चाहिए कि हमारा शौक़ है करेंसी को या स्टेबल रखें या फिर गिरा दें, लैडर होता है। अब इंडिया ने देखे ना कितना वहाँ पे क्राइसिस है, फिर वो ग्रेजुअली डीवैल्यू करते जा रहे हैं, तो करेंसी का भी उसमें KPI होना चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन स्पेंडिंग आप कोई देख ही नहीं रहे, वो तो ख़त्म हो रही है। अब यही एक कॉमन, तो उसका भी इंडिकेटर होना चाहिए। तो जो तासुर इस बजट से मिल रहा है कि ये हाई मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो अच्छा है। क्या ये ट्रिकल डाउन होगा? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये ट्रिकल डाउन सिवाय मुशर्रफ साहब के दौर में, जिसमें पावर्टी भी कम हुई थी, लिटरेसी भी बढ़ी थी, ये अभी तक हुआ नहीं है। तो मेरे ख़्याल में ये एक इंडिकेटर इस तरह का लॉ होना चाहिए जिसमें ये भी हो कि ये ट्रिकल डाउन हो, क्योंकि इस बजट में भी PDL तो कम नहीं हुआ। आज इंडिया से महंगा है पाकिस्तान में पेट्रोल, पिछले 50 साल में मुझे लगता है ये पहला मौका होगा कि हम इंडिया से महंगा पेट्रोल बेच रहे हैं। GST आज भी 18% है, तो एक आम आदमी को तो उससे फ़र्क नहीं पड़ा। तो आम आदमी को जो सिर्फ फ़र्क पड़ेगा शायद कि इंडस्ट्री लग जाए या एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो उसके रोज़गार के मौके हों। मेरे ख्याल में ज़रूरत इस बात की है कि हम एक KPI बनाएं और उसका ट्रांसपेरेंट हो, मीडिया, कोई ऑडिट फर्म हो, वो हर साल उस हुकूमत को उस KPI के वेटेज पे रैंक करे कि आपके 70 में से 100 में से 70 नंबर आए हैं या 60 आए हैं। और कुछ इंडिकेटर तो मेरे ख़्याल में पार्लियामेंट के अप्रूवल के बग़ैर ऊपर नहीं होने चाहिए। इसमें जो फिस्कल डेफिसिट, डेट टू GDP वगैरह शामिल होना चाहिए। और स्पेशली सोशल इंडिकेटर, हेल्थ और एजुकेशन में मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो पिछले ख़ास तौर से पिछले 8-9 साल में जब से ये हमारा क्राइसिस शुरू हुआ है बहुत पीछे रह गया। ये बड़ी अहम बात है। अमर, आप जब 3 दिन पहले बात हो रही थी, आप काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे हुकूमत को, बहुत तनकीद कर रहे थे कि ये
चाहते तो रिटेलर्स को प्रॉपरली टैक्स रेट पे ला सकते थे, मगर ये नहीं लेकर आए। इन्होंने एक एमनेस्टी दी है और बहुत गलत किया है। बट जब बजट आया है तो आप कह रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट से बड़ा हटकर है और तारीफ भी करते नज़र आ रहे हैं, क्या वजह? हुआ इसमें क्या, आई थिंक एक जो चीज़ किसी ने हमने से बात नहीं करी, वो ये स्पेस कहाँ से मिली है। वो जो प्रोविंसेस से 1 ट्रिलियन क्लॉबैक हुआ है, उससे ये स्पेस क्रिएट हुई है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फिस्कल, तो हम ये भूल जाते हैं कि जी जो भी अगर 100 रुपये फेडरल कमाता है, उसमें से 57.5 रुपये जो हैं वो प्रोविंसेस को चले जाते हैं। और वो किस तरह स्पेंड होते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितनी अकाउंटेबिलिटी, वी डोंट नो। एंड दैट इज़ वेयर सोहेल भाई की बात में आई विल एग्री। एजुकेशन हेल्थ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, उसकी अकाउंटेबिलिटी वहाँ से होनी चाहिए, क्योंकि अगर पैसे लग रहे हैं, टैक्स पेयर मनी लग रहा है, तो वो किस तरह लग रहा है। तो वो जो क्लॉ बैक हुआ है, उससे आपको ये थोड़ी गुंजाइश मिली है कि थोड़ा टैक्स कम कर दें, थोड़ा इफेक्टिव टैक्स रेट कम कर दें, इस टाइप की चीज़ें कर लें। मगर क्या ये अगले साल कर सकते हैं? देखिए, पूरे मसला जो है ना, इवेंचुअली ये फिस्कल उस पर आ जाता है। इट इज़ अ फिस्कल प्रॉब्लम। जो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है वो भी फिस्कल प्रॉब्लम है, जो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही वो भी फिस्कल प्रॉब्लम है। एंड फिस्कल प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप एनएफसी को सॉल्व नहीं कर लें। अगर आप जो भी पैसा कमाएंगे उसमें से डायरेक्टली सूबों के पास वो चला जाएगा, और फिर आपको जो खसारा होगा उसके लिए या तो आपको बोरो करना पड़ेगा या आपको टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। हम एक हद तक टैक्स बढ़ा सकते हैं, लेफर कर वाली बात है, आपने हिट कर दिया, अब आप नहीं बढ़ा सकते। तो अगले साल क्या होगा, दैट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। अभी तो एक समझे ये एक लाइफ लाइन मिल गई। अगर एनएफसी का मसला, क्योंकि ज़ाहिर लेजिस्लेशन का मसला, अगर ये जो है इसके बारे में इशारा दिया जा रहा है कि अगर यही वाला फार्मूला 3 साल तक चले तो इज इट अ गुड फार्मूला? अब वही है ना, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। ये 3 साल चला लो, ये 2 साल कर लो, ये समझ नहीं आ रहा तो इस पर पीडीएल लगा दो, उसने ज़्यादा पैसे मंगाने लिए उसके ऊपर पैसे लगा दो। दिस इज़ नॉट हाउ यू रन अ बिजनेस। नाइदर ये मुल्क किस तरह चलना चाहिए। देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस, एक ज़रूरी है। पीडीएल की हम बात कर लेते हैं। आई विल फुली एग्री के जो आम आवाम गरीब एनीवन, ठीक है, उसको बजट से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो हम लोग अच्छे भरे पेट की बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है ये, मगर आम फ़ायदा नहीं है। अभी भी पीडीएल इतना ज़्यादा है कि अच्छा खासा जो है वो कम हो सकता है, मगर फिस्कल स्पेस भरी ही उस पीडीएल से जो कि लोगों ने पेट्रोल डलवाया है, जो कि अभी जितने भी पीडीएल चल रहा है, अच्छी खासी कीमतें जो है नीचे आ गई इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की। यहाँ पे लोकली नीचे हो जाना चाहिए था, मगर वो नहीं कर पा रहे हो, फिस्कल स्पेस को वहाँ से कवर कर रहे हैं। तो ये सारी जो है ये फिस्कल मिसमैनेजमेंट अभी भी मौजूद है। और जहाँ तक फिर हम बात करते हैं कि और जो ट्रेडर्स वाली बात है, वो प्लान अभी भी वहीं पर है। एंड आई विल बी वेरी सरप्राइज कि अगर 5% भी वो सक्सेसफुल हो जाए, वो नहीं होगा, वो है ही नहीं। द फैक्ट कि ट्रेडर्स उस स्कीम से खुश हैं, उस स्कीम के ऊपर वैसे ही शक पैदा हो जाता है कि खुश क्यों है, कौन टैक्स देने पे खुश होता है? हम जहाँ पे में अभी 5 मिनट क्या वॉक करके बाहर चले जाएं, आप पूछ लें भाई कितना कमाते हो, कितना टैक्स देते हो, क्या टर्नओवर है, आपको सब पता है। इट इज़ एन इन्फोर्समेंट इशू, इट इज़ नॉट अ पॉलिसी इशू। लॉज और वो सारी चीज़ें मौजूद है, अगर आपने इन्फोर्स नहीं करना तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। आप या इन्फोर्स नहीं कर सकते या पॉलिटिकल विल नहीं है, वॉट एवर, दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर। तो जैसे सबने बोला, जो इनफॉर्मल इकॉनमी है उसका साइज़ अच्छा खासा बड़ा है और बड़ा ही रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता करके वो चीज़ कम होगी। मगर क्या हम कोशिश कर रहे हैं? डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ 3रा साल हो गया बोलते हुए कि वो चीज़ इंक्रीज़ कर रही है, मगर और ज़्यादा उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। इनफॉर्मल इकॉनमी को फॉर्मलाइज़ करने की और ज़्यादा अभी भी ज़रूरत है। अभी भी आप कहीं पे चले जाएँ, मैं कराची की बात करता हूँ, किसी भी अस्पताल चले जाएँ बड़े, वहाँ पे प्रोसीजर जो है आपको कैश पे पेमेंट लेंगे, नहीं लेंगे तो क्या किसी टैक्स अथॉरिटीज़ को ये चीज़ नहीं पता? ये तो सामने ये चीज़ हो रही है। अगर ये हो रही है तो मतलब देयर इज़ नथिंग, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ढकी छुपी चीज़ें या कोई टैक्स की बहुत खामोशी तो छुपा के चोरी कर रहा है। जब अपना वो आपको कैश में पेमेंट लेते नजर आएंगे, हॉल्स जिसका आप बहुत ज़्यादा शादी इज़ अ $2 बिलियन इंडस्ट्री इन दिस कंट्री। $2 अरब की इंडस्ट्री है और बेरली कुछ जो है वो फॉर्मलाइज होगी। आप शादी का जोड़ा बनवाने जाएंगे, वो कोई आप कच्ची रसीद देगा, रसीद भी नहीं देगा वो आपसे बैंक अकाउंट में पेमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी, वो कहते हैं एक बंदा आके आपसे पैसे सो ये सारी चीज़ें सामने अगर किसी को नहीं करना तो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर। अच्छा, अब बात आ जाती है इन्वेस्टमेंट की। अभी भी पाकिस्तान का जो है आज से 5 साल पहले भी अराउंड 96% ऑफ GDP वॉज कंजम्पशन। अभी भी हम वहीं पर ही हैं। किसी भी मुल्क को ग्रो करने के लिए मिडिल इनकम इकॉनमी बन रहा है तो इन्वेस्टमेंट टू GDP नीड्स टू बी 30%। उसके बगैर आप मिडिल इनकम इकॉनमी ग्रो कर ही नहीं सकते, बिकॉज वही वाली बात है, जैसे ही आप कंज्यूम करेंगे आप इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे। फॉर एवरी % GDP ग्रोथ यू नीड $8 बिलियन। या तो आप $8 अरब किसी से बोरो करते रहें या रेमिटेंस लेते रहें, वो एक डच डिजीज़ वाला प्रॉब्लम है, या आप फिर एक स्लो ग्रोथ मोड में चलते रहें। तो इन्वेस्टमेंट टू GDP बढ़ाना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट टू GDP क्यों नहीं बढ़ता? सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगेंस्ट इनफॉर्मेलिटी है। पाकिस्तान में जितनी भी सेविंग होती है या तो वो गोल्ड में होती है या वो प्लॉट्स में होती है,
ठीक है, या वो जो है कैश में होती है या डॉलर में होती है, उससे क्या होता है वो सिस्टम में पैसा आता ही नहीं। जब वो सिस्टम में पैसा नहीं आएगा तो हाउ इन्वेस्टमेंट किस तरह होगी? मतलब ये बहुत सिंपल मैक्रो इकोनॉमिक जो है एक लिंक मौजूद है। तो देर इस बजट में देर इज़ नथिंग विच सेज कि जी हम इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी को जो है या इन्वेस्टमेंट को 13% से 15 पे, 17 पे, 18, 20 पे कहीं पे भी लेके जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत है मगर वो ऐसा नहीं है और ना ही इस इफेक्टिव टैक्स रेट पे होगा। जो एफडीआई की बात होती है, हम लोग प्रॉब्लम ये है कि कहते हैं ना पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। एफडीआई फॉलोज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। किसी भी मुल्क को देख लें, किसी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देख लें, वियतनाम देख लें, कोरिया देख लें, ताइवान देख लें, अक्रॉस द लास्ट 50 ईयर्स एफडीआई 5 से 10% से ज़्यादा नहीं होती टोटल इन्वेस्टमेंट की। 90 to 95% इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। टिल द टाइम डोमेस्टिक इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, एफडीआई नहीं आएगी। हम कहते हैं कि एफडीआई आ जाए, उसको ऐसे ऐसे मराद दे दो, फिर वो जो है बोलेंगे बाद में तो जुल्म कर दिया, फिर एक और ड्रामा शुरू कर दें। ये बड़ा अहम नुकता है और जाहिर है जब तक मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जो आमतौर पर फॉर्मूला कहा जाता है कि अगर आप 7% की ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं तो तकरीबन 21% का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी होना चाहिए। पाकिस्तान अगर 14-15% पर है तो फिर हम क्या तवक्को कर सकते हैं? और अगर सेविंग्स भी इतनी लो हैं, लिक्विडिटी, मैं चाहूँगा ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब आपका भी क्विकली कमेंट लूँ कि जो लिक्विडिटी है वो सिस्टम में नज़र आ रही है। इंटरेस्ट रेट्स अभी 10.5 से 11.5% ज़रूर गए, बट बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास लिक्विडिटी नज़र आती है। फिर जो बात करें ज़ियाद साहब के वैल्यू एडेड की तरफ जाकर आपकी इन्वेस्टमेंट हो, वो क्यों नहीं हो रही है? इस वक्त मसला लैक ऑफ एवेन्यूज़ का है, लैक ऑफ पॉलिसी कंसिस्टेंसी का है, क्या मसला है? क्योंकि अगर लिक्विडिटी मौजूद है, लिक्विडिटी जो मौजूद है वो अगर कोई लेगा भी तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए लेगा, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे एक बात करूं, लिक्विडिटी मौजूद है लेकिन 5.7 ट्रिलियन जो कि एफबीआर के अपने नंबर हैं, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का है, ठीक है। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट के लिए अगर नहीं होंगे कंडीशंस तो आप उस लिक्विडिटी को कहाँ यूज़ करेंगे? इन्वायरमेंट का इशू है, पॉलिसी और इन्वायरमेंट का इशू है, और इसीलिए जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर को बढ़ाना, अनडॉक्यूमेंटेड को कम करना बहुत ज़रूरी है। अब वो लिक्विडिटी कहाँ पार्क होती है? वो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स में पार्क होती है। जो भी पार्किंग लॉट्स हैं पार्क करने के, वहाँ पे पार्क होगी। तो हमें ये भी सोचने की बात है कि हम जो हैं एवेन्यूज़ कैसे कम करें जहाँ पे कोई भी चाहे कोई सेक्टर हो या चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें जो वो पार्किंग लॉट बन सके, और प्रोडक्टिव सेक्टर से इन्वेस्टमेंट जो है वो इन एरियाज़ में हो रही हो जहाँ पे एक तो नंबर 1 अनडॉक्यूमेंटेड और नंबर 2 उससे ना जॉब्स क्रिएट होती हैं। इंडिविजुअल वेल्थ तो बन जाती है लेकिन ना जॉब्स क्रिएट होती हैं और ना ही उसका इकॉनमी पे ऐसे असर पड़ता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो लेवीज़ जिनकी ये बात कर रहे हैं, वो जब तक आपकी नहीं बढ़ेगी पूल, वो पूरा जो है निज़ाम में, इसीलिए आपको इतने इनडायरेक्ट टैक्सेस और लेवीज़ लेने पड़ते हैं मैनेज करने के लिए अपने फिस्कल डेफिसिट। और तौर साहब ये क्योंकि आरिफ हबीब साहब ने कहा कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मुकम्मल कैपेसिटी पे नहीं चल रही हैं, पहले तो वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी फिर आगे की बात होगी। और ज़ियाद बशीर साहब भी कह रहे हैं कि हम वैल्यू एडिशन की बात क्यों नहीं करते हैं कि वैल्यू एडिड सेक्टर की तरफ इन्वेस्टमेंट हो। वो कंपनीज़ जो अभी भी कैश रिच हैं, वो क्या उन्हें एवेन्यूज़ का प्रॉब्लम हो रहा है या कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आ रही इसलिए वो नहीं इन्वेस्ट करें? क्या मसला है? देखिए, एक तो जो एक्सपोर्ट्स है ना वो 8% ऑफ जीडीपी है। 400 बिलियन की इकॉनमी है, 30 बिलियन का एक्सपोर्ट है, तकरीबन 8 से भी कम एक्सपोर्ट। ये 8% ऑफ जीडीपी एक्सपोर्ट इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे 250 मिलियन की पॉपुलेशन है। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो एक्सपोर्ट्स है। हमारी एक्सपोर्ट्स ही नहीं है, कंजम्पशन ही कंजम्पशन है, कंजम्पशन ही कंजम्पशन है, एक्सपोर्ट्स है ही नहीं। नंबर 2, जहाँ पे आपने कहा कैश पड़ा, देखें अब पाकिस्तान का जो है ना वो मॉडल भी चेंज हो रहा है। पहले पीएसडीपी के थ्रू फंडिंग होती थी इंफ्रास्ट्रक्चर, अब गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ आ रही है।
अब जो भी एक्सपेंशन, बिकॉज अब तो PSD की इतना अवेलेबल नहीं है, तो ग्रोथ तो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। देखें, हम कहते हैं पाकिस्तान में पावर सरप्लस है कई सालों से ना। अब जब ये रीजनल इशू हुआ, जब US ईरान की वॉर में, क्यों लोड शेडिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर? पावर तो सरप्लस है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ट्रांसमिशन का है, जो हमेशा से कहते रहे कि आपके पास सरप्लस यहाँ पे साउथ के अंदर पावर प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है आपकी नॉर्थ के अंदर, पर ट्रांसमिशन लाइन इतनी है ही नहीं कि आप यहाँ से पावर प्रोड्यूस करके वहाँ पे आप ट्रांसमिट कर सकें। तो अब जब ये सिचुएशन हुई है जिसमें हमने देखा कि हमारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स किया, सबसे पहले तो उसको ठीक करना है हमें। तो देखिए, ये जो दुनिया है ना, बड़ी अब वॉलेटाइल होती जा रही है। यू नेवर नो कि किस रीजन में कब वॉर हो जाए, हालात कैसे डेवलप हो जाए, ऑयल प्राइसेस शूट अप कर जाएं। क्या हमारी इकॉनमी तैयार है कि $100 के ऊपर पर बैरल के ऑयल पे क्या हम सस्टेन कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। हर चीज़ आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मेहनत है वो सारी ज़ाया हो जाएगी अगर इस तरह की सिचुएशन दोबारा या कभी भी दुनिया में ये वॉर होगी। तो वी डोंट हैव दैट पावर कुशन रिजर्व्स जो इतना बड़ा शॉक जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम से भी बात की कि 3 एरिया पे पाकिस्तान को है, वो है कि आपकी अपनी इंडिजिनस होनी चाहिए एनर्जी। जो भी दुनिया में सिचुएशन हो, आपकी अपनी एनर्जी की प्रोडक्शन हो, ताकि कल कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस करके आप अपनी इंडस्ट्री को, आवाम को, घरों को आप बिजली दे सकते हैं। दूसरा, पानी, वाटर रिजर्वायर। जितने भी जो बड़े डैम्स बन रहे हैं उसकी जो PSDP के अंदर जो एलोकेशन है तो बहुत कम है। अब क्या ये डैम्स की कंप्लीशन टाइम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक ये वाटर रिजर्वायर्स नहीं बनाएंगे आपकी एग्रीकल्चर को भी, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी, इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ नॉट देयर, इज़ देयर। आप कराची का वेदर देखें, कितनी गर्मी तो मैंने इतने सालों में कभी नहीं देखी कराची में जो वेदर चेंज हो रहा है। सिंध में सेम प्रॉब्लम है, बारिशों का प्रॉब्लम है। फूड सिक्योरिटी, $8 बिलियन तो हम खाने, मतलब पाम ऑयल, पल्सेस और बाकी चीज़ों में हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये सारे चीज़ें हमारे सामने, ये सारे प्रॉब्लम्स, वो कहते हैं कि जो डेफिशिएंसी है ऑफ द इकोनॉमी, वी ऑल नो इट, बट आर वी और डू वी वांट टू फिक्स इट और नॉट? हमने ये सोच के फिक्स करना है कि हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना है, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ये सोच के कि वो होगा, हमें एक्सपोर्ट सरप्लस की तरफ जाना है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना है, आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे आए ना, तो इंटरेस्ट रेट तो जब ही नीचे आएगा जब आपकी इन्फ्लेशन नीचे आएगी। अगर आप नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रखेंगे तो वही सेम प्रॉब्लम, कंजम्पशन एंड देन फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये जो सारे जो आपको मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, उससे आपकी ओवरऑल इन्फ्लेशन, आपकी सिक्योरिटी, आपकी लोगों का जो प्रॉब्लम है, जिसमें सुहेल ने भी मेंशन किया कि पॉवर्टी बढ़ी है पाकिस्तान के, विच इज़ अ फैक्ट, पॉवर्टी बढ़ रही है। आप 50,000 रुपये में भी PIA में बिडिंग की। अब एविएशन एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है, मगर अगर उसके बावजूद आप 100 अरब रुपए से ऊपर अब अपनी 130 अरब रुपए तक आप अगर अपनी बिड लेकर गए, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा रिस्क आप लेने को तैयार थे। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या वो वाले एवेन्यूज़ मौजूद नहीं है कि अगर वहाँ पर आपके पास इतना कैश रिच हैं आप, कि आप वहाँ पर जाके एक्सपेंशन कर सकते और वैल्यू एडिशन में जा सकते? देखिए, PIA सेकंड टाइम में सक्सेसफुली प्राइवेटाइजेशन में, फर्स्ट टाइम क्यों नहीं हुई? बिकॉज जो टैक्सेशन थे और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है एयरलाइन के, वो इतना ज़्यादा था कि PIA वाज नॉट वायबल, और एनी अदर एविएशन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान वुड, एनी अदर एयरलाइन वुड हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन पाकिस्तान। जब भी आप देखें कि जितने भी जो प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेट करें पाकिस्तान में, 4 जहाज़, 5 जहाज़, 6 जहाज़ हैं। ये कोई साइज़ या स्केल ही नहीं है टू ऑपरेट एन एविएशन, यू नो, मतलब आपको एयरलाइन ऑपरेट करने के लिए आपको 50 से 100 जहाज़ चाहिए। जब इन्होंने टैक्सेशन के मामला को हल किया, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम किया, अब बिजनेस क्लास के जो थे FED वगैरह कम किया, तो इससे एयरलाइन वाइबल होना शुरू हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका डायस्पोरा है पाकिस्तानी, जो जिस रीजन में हम ऑपरेट करते हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, UK हो, नॉर्थ अमेरिका हो, कनाडा, तो वो आपका एक वो है कस्टमर है, मतलब यू नो इंडिजिनस कस्टमर है जिसको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब ये हुआ तो प्राइवेटाइजेशन हो गई और लोग रिस्क लेने के तैयार हैं। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में जब तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को हम एड्रेस नहीं करेंगे, नई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। जब मुझे पता है कि जो मेरी आज अपनी इंडस्ट्री वो अंडर कैपेसिटी चल रही है, इसलिए चल रही है कि एक तो पाकिस्तान की ग्रोथ जो थी वो कम हो गई। आज आपको पता है कि जो स्टील की जो कंजम्पशन है वो 2018 से भी कम है। जो 2018 में जो स्टील कंजम्पशन थी वो आज 2026 में कितना रिग्रेस कर गया एज इकॉनमी। सीमेंट का सेम है कि जो लोकल डिमांड है आज, जो 2018 की डिमांड थी उसी पे खड़े हुए हैं। तो वो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो गई। जब आपने देखा 2019-20 में जो बोरोड मनी पे जो पाकिस्तान की ग्रोथ हुई,
वही सबसे गलत फैसला था इंडस्ट्री का कि इन्होंने उस फैक्टर को फैक्टर करते हुए अपनी एक्सपेंशन। डॉक्टर साहब टर्फ का भी कह रहे हैं कि वो जो आया और जो कुछ हुआ, मैं इस गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाऊंगा। ये बड़ी अहम मिसाल दी है कि गवर्नमेंट के एक ऐसा रिस्की सेक्टर एविएशन के अंदर अगर बिजनेस कम्युनिटी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गई थी जब हुकूमत ने बॉटलनेक्स ख़त्म किए हैं, तो वो करेगी अगर प्राइवेट सेक्टर में होगा। किस तरीके से मामला आगे बढ़ सकते हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ ब्रेक होगा, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका है। नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी बजट के हवाले से, आपने देखा कि इंडस्ट्री की क्या राय है, क्या क्या होना चाहिए था, उस पर भी कमेंट किया गया, क्या क्या बेहतर हुआ है और किस तरीके से कुछ आगे बढ़ा गया है, इस पर भी कमेंट किया गया। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अहम है। हुकूमत खुद कहती है कि एक्सपोर्ट के ज़रिए हमने आगे बढ़ना है क्योंकि हमने बूम बस्ट के साइकिल से निकलना है, मगर सरमायाकारी के लिए जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उनमें से एक लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी अगर कुछ कंपनियों के पास मौजूद भी है, तो हम तब्बा साहब से बात करें तो उन्होंने बड़ा अहम कमेंट किया कि एक रिस्की सेक्टर जो कि एविएशन है, PIA जैसी कंपनी, उसमें 2 कंपनीज़ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और तकरीबन कंबाइंड जिनकी भी $1 अरब थी, वो दोनों हमारे साथ हैं, आरिफ हबीब साहब भी और तब्बा साहब भी। अगर वहाँ कॉन्फिडेंस था तो प्राइवेट सेक्टर में क्या मसला? आरिफ साहब, क्योंकि आप ने पार्टिसिपेट किया इतने रिस्की सेक्टर में, $500 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करना, आप ये तो कह रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स अंडर यूटिलाइज हैं, मगर जब इतने रिस्की सेक्टर की तरफ आप जाते हैं जिसमें हुकूमत की पॉलिसीज़ की अनसर्टेनिटी अपनी जगह मौजूद है, इंटरनेशनल फैक्टर्स की अनसर्टेनिटी अपनी जगह मौजूद है, जंग छिड़ गई, कोई मसला आ जाए, कोई तो दीगर एरियाज़ में कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, वैल्यू एडेड सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही है कि लिक्विडिटी भी है? देखिए, हम जब कभी बात करते हैं ना, तो हम नई इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं, नए लोगों को लाने की बात करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की। हम तो हमेशा से इस मुल्क में हैं, काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो भी कर रहे हैं और मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं और मज़ीद करने के इरादे भी हैं। तो हमने ये सिर्फ ये नहीं था कि अभी हम एविएशन में गए, हम जो है माइनिंग में भी जा रहे हैं, हम एग्रीकल्चर में भी जा रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन में भी जा रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो ये जो हम गवर्नमेंट को असिस्ट कर रहे होते हैं या आपके साथ बैठ कर बात कर रहे होते हैं उनको, तो हम उनको मशवरा हमें ये देना है कि भाई आप क्या इन्वायरमेंट रखेंगे। तो नई इन्वेस्टमेंट जो आरिफ हबीब और मोहम्मद अली के अलावा हमको चाहिए ना इन्वेस्टर। हम तो कर रहे हैं जो भी हमसे हो रहा है और बाकी भी लोग जो है कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानी इसके अंदर। लेकिन जो आप कहते हैं कि कोई गेम चेंजर हो, अब एक्सपोर्ट में जो है वो सिर्फ हम जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो जनरली लोगों में ये ख्याल आता है कि सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के दूसरे भी है, स्टील भी है, सीमेंट भी है। अब वहाँ जो है ना बड़े थिन मार्जिन पे काम हो रहा होता है। अब थिन मार्जिन में मतलब अगर पोर्ट्स के इशू आ गए, ट्रांसपोर्ट के इशू आ गए, फला इशू आ गए, उसमें अगर $1 इधर उधर हो गया ना तो एक्सपोर्ट बंद हो जाता है। तो गवर्नमेंट जो है वो इन सब चीज़ों का ख्याल करे कि सबसे पहले तो जो है मार्जिन होगा तो एक्सपोर्ट होगा ना, मार्जिन नहीं होगा तो क्या करते हैं। कैपेसिटीज़ में बात करता हूँ तो कैपेसिटीज़ जो है पड़ी हुई हैं, तो वो कैपेसिटीज़ अगर उसमें मार्जिन होगा तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मार्जिन नहीं है तो फिर जो है वो बंद हो जाता है काम। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, शुरू में भी जो पहले राउंड में भी मैंने ये बात की कि आप अगर ये चाहते हैं कि ग्रोथ आए और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ आए, इन्होंने जो इक़दाम किए हैं अभी एक्सपोर्ट के लिए, जो डिमांड्स थी वो पूरी कर दी, बहुत अच्छी बात है कि वो उन्होंने जो है वो कर दी। लेकिन उससे पहले जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे करना है ना। देखें, गवर्नमेंट और इन्वेस्टर या जो भी है, ये बिफोर टैक्स लाइन से पहले तो दोनों पार्टनर हैं ना। यानी इस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स का लाइन जब आता है तो बिफोर टैक्स लाइन जो है वो दोनों का है, गवर्नमेंट का भी है और इन्वेस्टर का भी है। तो उधर तो दोनों मिल के जो है वो ये एफर्ट करें ना कि भाई ये दोनों का फ़ायदा है, दोनों का फ़ायदा है। फिर उसके बाद फैसला करें कि किसको कितना रखना है। वो हम कभी मतलब रोना धोना करते हैं कि भाई आप ज़्यादा रख लेते हो यार, वो कहते हैं आप लोग जो है चोरियाँ करते हो, चोरियों के अकाउंट में भी जो है वो हम पे डाल देते हैं सब उसके ऊपर। तो वो इंटरेस्टिंग बात की आपने कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक हुकूमत एक बिजनेस पार्टनर ही समझे अपने आप को, पार्टनर ही समझे, जितना होगा फिर बाद में देख लेंगे कि बॉटम लाइन में कितना। मैं तो मतलब ये कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मैं अगर हुकूमत हूँ तो मैं तो उनको जो है वो इनकरेज करूँ कि भाई अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स करो, आप लोग प्रॉफिट करो, उसमें मेरा हिस्सा है, आपके क्या प्रॉब्लम्स है। और उसी में हम एक्सपोर्ट पे स्पेशली जो है वो फोकस करें कि भाई हम क्या क्या इरिटेंट्स हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, और वो बिजनेसमैन को चोर ना समझे। कोई बात अगर करते हैं तो वो पहले से हिसाब कर लेते हैं कि यार उन्होंने पता नहीं अपना मार्जिन जो है वो कुछ
तो क्या ऐसा हुआ कि पीआईए में जो तबा साहब भी कह रहे हैं कि वो प्राइवेटाइजेशन से पहले वो सारे बॉटलनेक्स, वो सारे प्रॉब्लम्स हल किए गए और वो प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकते हैं, तो फिर प्राइवेट सेक्टर करेगा नहीं? डेफिनेटली हो सकते हैं, डेफिनेटली वो उन्होंने किए तो वो वायबल बना और इस वजह से जो है वो बिडिंग हुई और उसमें जो है इंटरेस्ट आया और फर्दर भी इंटरेस्ट जो है नज़र आता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अक्सर बात करता हूँ ये गवर्नमेंट के पास लैंड बैंक मौजूद है। गवर्नमेंट के पास जो लैंड बैंक मौजूद है उनको करना क्या, सिर्फ कब्जे हो रहे हैं उनकी ज़मीनों पे, यार उसको आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दो ना, ताकि वहाँ जो है वो कंस्ट्रक्शन हो। तो कंस्ट्रक्शन आपको तो नहीं करनी है ना, वो प्राइवेट सेक्टर आएगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा। आपकी वैल्यू, अगर एक प्रॉपर्टी खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, अगर उसको आप कंस्ट्रक्शन करते हैं वो 5 साल में 3 गुना हो जाता है, उसकी वैल्यू 3 गुना, इतनी एनहांसमेंट। और जो वो जॉब क्रिएशन, इंडस्ट्री सपोर्ट और ये, इसको आप इमेजिन तो कीजिए, कागज़ पे आप हिसाब लगाइए तो कितना ज़्यादा जो है वो बेनिफिट है। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता और कोई काम करता, पहले इसी के ऊपर तवज्जो। दूसरा, ये हम बात कर रहे हैं कि यार ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पीएसडीपी जो है, पीएसडीपी मैं तो समझता हूँ कि वो करप्शन का गढ़ है। हाँ, वज़ीर ख़जाना जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि पीएसडीपी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जाएंगे, सिंध के मॉडल पर। गवर्नमेंट में काफ़ी सारी अच्छी मिसालें मौजूद हैं। शारा भुट्टो का मिसाल मैं ये दूं कि अभी ये सेकंड फेज कर रहे हैं ना, ये 64 बिलियन का प्रोजेक्ट कॉस्ट है। इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है रिटर्नेबल नॉन डिविडेंड इक्विटी उसके 13 बिलियन है, बाकी सब बैंक्स, इन्वेस्टर वो सब डाल रहे हैं और वो प्रोजेक्ट सारा पे बैक करेगा। इसी तरह ये प्राइवेट सेक्टर आता है तो एनर्जी में बन गए, शारा भुट्टो बन गया, ना आए तो यूनिवर्सिटी रोड नहीं बनता, काफ़ी ना बिल्कुल। और ये आप अभी जो सखर हैदराबाद है 1.1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट, वो 1.1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट हम कहते हैं कि भाई ये इसके जो है जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो क्यू में खड़े हुए हैं और वो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। शारा भुट्टो जो है ना वो इन्वेस्टर को 21% रिटर्न देगा। तो आप इमेजिन कीजिए कि इस किस्म के अगर आपके हाथ में ये प्रोजेक्ट्स हैं, तो जिसको मैं अक्सर कहता हूँ कि आप इंटरवेंशन करें, जहाँ आप ऐसी इंटरवेंशन करके उसके डिविडेंड रियलाइज़ करें ना, जो आपको जी चीज़ें जो है वो बेनिफिशियल। तो पीआईए में क्या, पीआईए में भाई आपको सर्विसेज का सत्यानाश हो गया था, 39 जहाज़ों से 18 जहाज़ जो है वो रह गए थे, सर्विसेज का बुरा हाल था। आप अभी सिर्फ, और ये लोग हमारे बुरे नहीं हैं, अभी सिर्फ खाली प्राइवेटाइजेशन का नाम ही आया, हमने तो अभी कंट्रोल भी नहीं लिया। आप उनका एटीट्यूड देखें, काफ़ी इंप्रूव हो गया। तो वो लोग चाहते हैं कि हम जो है वो कुछ पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए अच्छा काम करें। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम बहुत, प्राइम मिनिस्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो कंसल्टेशन और इंगेजमेंट, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि रहे हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन हमें जो है एज ए स्टेक होल्डर सच्ची बात भी तो करनी है ना, एज ए टीम मेंबर सच्ची बात करनी है, ताकि जो सही बात हो, जो जिसके जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। जैसा आप बताइएगा, क्योंकि आपका फोकस है कि वैल्यू एडेड सेक्टर की तरफ अगर इन्वेस्टमेंट की जाए, जहाँ पर अगर इन्वेस्टर को प्रॉफिट नज़र आएगा, अगर मुनाफा है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो मसला इस बात में है कि हुकूमत की तरफ से इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, या कोई और मसला है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का मसला है, या दीगर रेट, किस चीज़ का मसला है? आई थिंक मसला है कि देयर इज अ इनविजिबल टैक्स व्हिच इज़ नॉट ऑन एनी पेपर, इट्स कॉल्ड द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टैक्स। और पाकिस्तानी बिजनेसमैन को ये हो गया है, बहुत झटके पड़े हैं और वो कॉन्फिडेंस उनका उड़ जाता है, रेजीम चेंज होता है, पॉलिसी यू टर्न हो जाता है, जो भी चीज़ें होती है वो कॉन्फिडेंस आपका चले जाता है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट, बट यही मैं कह रहा हूँ ना, इट कम्स बैक, बट इट कम्स सेक्टर में, टेक्सटाइल में, केमिकल्स में, जगह एक्सपेंशन तो किया। मगर मैं यही कह रहा हूँ कि क्वांटिटी ऑफ पॉलिसी होना चाहिए ना। हमारा ये होता है गवर्नमेंट चेंज होती है, नेक्स्ट गवर्नमेंट आके पूरे पिछले गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को कहती है दिस इज़ ऑल रॉन्ग, ये नहीं होएगा। तो वो जो रजीम चेंज जब होता है, या जब एक वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चेंज होता है, वो कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं होता। अब जो पीबीसी में जो हम कर रहे हैं, जो ज़ीलफ इज़ द चेयरमैन जो वहाँ है, हमारा एक चार्टर ऑफ इकॉनमी काम कर रहे थे कि ऑल द पार्टी शुड अग्री टू अ चार्टर ऑफ इकॉनमी कि ये 70-80% पॉलिसी है ना, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। चलो जो 20% हम अग्री नहीं करते उसके ठीक है, उसको पार्किंग लॉट में डाल दो, उसको पर लड़ते रहेंगे। 70-80% पर जो अग्रीड, हाँ, ये कंसेंसस करें कि देन भले डजंट मैटर कि पीपीपी आए, पीएमएलएन आए, जो भी आए, यू नो इट्स गोइंग टू कंटिन्यू नो मैटर इफ दिस चेंजेस। वी आर नॉट गोइंग टू से कि अभी आपका ये एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम में ये चेंजेस आ जाना है, ये इसमें हो जाना है, या स्टेट बैंक के करेंसी लॉज में ये चेंज आ जाना है। सो वी नीड दिस वेरी बैड। हुकूमत में सोच लगती है पीबीसी के प्लेटफॉर्म से तो आप ये कर रहे हैं क्योंकि आपने हुकूमत से भी करीब से आपने एडवाइस करें, आपको लग रहा है हुकूमत में ये सोच है कि वो ये मान जाए इस बात को? It's not about the हुकूमत ना, वो तो गवर्नमेंट में, it's about the people also जो आउटसाइड गवर्नमेंट में ना, जो अभी पावर में नहीं है, तो सबको लाना है एक टेबल पे। बड़ा मुश्किल काम है। आई मीन ये आरिफ
बाय और मोहम्मद अली बाय और सब। गवर्नमेंट भी इशू होता है ना कि इस बजट में जो अनाउंस किया पता नहीं अगले बजट में सस्टेन करेगा नहीं करेगा, दरमियान में क्या होगा, अगर टारगेट्स नहीं अचीव हुए तो क्या होगा, मीट नहीं हुए तो क्या होगा। तो ये वाली कंसिस्टेंसी नजर आ रही है हुकूमत को कि बस इस गवर्नमेंट की? आई थिंक आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। आई थिंक इनकी नीयत भी है कि इनको कुछ करना है, चेंज करना है, ग्रोथ की तरफ जाना है। आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टू स्लाइटली चेंज एंड आई थिंक नेक्स्ट बजट में अगर अभी हमारे ऊपर भी है ना कि हमें परफॉर्म करके देना है। उन्होंने हमें ये चलो ये थोड़ी हमें दी हैं चीज़ें, नाउ वी हैव टू आल्सो परफॉर्म एंड शो देम दैट ठीक है। जैसे हम गवर्नमेंट की तो बात करें, प्राइवेट सेक्टर को क्या करना चाहिए आपके नज़र में? क्या करना चाहिए इन इंसेंटिव्स के साथ, क्या करें प्राइवेट सेक्टर? I think we should definitely show the government that we can invest again. We are in the mode of investment. We should try to go for growth, especially exports में हमें कोशिश करनी चाहिए. And I think we should definitely push towards it. यानी कि एज ऑफ नाउ जो इंसेंटिव्स दिए गए आपके ख्याल में एक्सपोर्टर के लिए इनफ है कि वो और इन्वेस्टमेंट करे वैल्यू एडेड में, बजाय इसके कि वो इन्वेस्ट ना करे? देखें, आई थिंक जो एग्जिस्टिंग जो लगे में सेटअप्स उनको तो आप एक्सपैंड कर सकते हैं. इफ़ समबडी इज गोइंग टू पुट अ ब्रांड न्यू सेटअप, वो मुझे नहीं पता. ग्रीन फील्ड कोई लगाएगा वो मुझे नहीं पता. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. बट जो एग्जिस्टिंग सेटअप्स है यू कैन डेफिनेटली एक्सपैंड देम. जिनके पास एग्जिस्टिंग है, कस्टमर बेस भी मौजूद है, मैं कह रहा हूँ वो कर सकते हैं. डेफिनेटली कर सकते हैं. प्राइवेट सेक्टर को तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए, अपने बाहर वाले पैसे सारे पाकिस्तान में लाने चाहिए. पहला काम जो है वो ही करना चाहिए, फिर दूसरे काम होंगे. ये जो अभी बाहर जो रखे हुए पैसे $2-5 के क्यों रखे हुए बाहर पैसे? मैं सुहेल साहब, ये जो हुआ ज़ाहिर बड़ी अहम बात की फाइनेंस साहब ने हमारे साथ इंटरव्यू में, जब हमने उनसे ये सवाल किया कि $4.25 बिलियन की रेमिटेंसीज आई हैं और यूएई से तकरीबन 33% की ग्रोथ है, $1 अरब पहली दफ़ा सरपास किया है. इसके अलावा आरडीए में भी हमें बहुत सारे इन्फ्लोज नज़र आए. तो क्या ये इसलिए है जंग के बाद के लोगों में अनसर्टेनिटी जो पाकिस्तान के लिए होती थी वो दूसरी जगहों के लिए? तो उन्होंने कहा कि वो सिल्वर लाइनिंग नहीं देखते, मगर ज़ाहिर अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लिए हैं जिस पे पाकिस्तान को कैपिटलाइज करना चाहिए. जंग में कभी भी सिल्वर लाइनिंग नहीं देखनी चाहिए. आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे बात आगे बढ़े, पाकिस्तान में से जो लिक्विडिटी बाहर जा रही होती थी दीगर एवेन्यू तरीकों से भी, अगर वो ऑफिशियली नहीं जा पाती थी तो वो वापस आ रही? नहीं शाहिद भाई, यही जो एक पाकिस्तान की ब्लेसिंग कह लें, ये जो जंग के नतीजे में है, ज़्यादातर यही हुआ है, चाहे वो कोविड हो, 9/11 हो, पाकिस्तान को नुकसान की जगह कहीं ना कहीं फ़ायदा ही हो जाता है. तो ये जो रिवर्स कैपिटल फ़्लाइट है ये 2001 में आफ्टर 9/11 बहुत ज़्यादा हुई थी. ऑफिशियल रेमिटेंस भी डबल हो गई थी और जो अनऑफिशियल जो लोग पैसे लेके गए थे वो भी ला रहे थे. इसकी झलक हमें नज़र आ रही है. और मैं आपको कहूँ कि लोग कह रहे हैं रेमिटेंस कम होगी दुबई के बंद होने की वजह से, ये उल्टा होगा, रेमिटेंस बढ़ेंगी. रेमिटेंस भी बढ़ी और आरडीए तो डबल हो गए. आरडीए जो है आप कह रहे हैं क्वालिफाइड जो पढ़े लिखे लोग हैं उसकी रेमिटेंस है. ये दोनों मिला के कोई $45-46 बिलियन हो गए. जो आप मैं कह रहा था ना $100 बिलियन, तो हमारी एक्सपोर्ट्स 45 हो गई हैं, 44-45 एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और रेमिटेंस ही 45 हो गई हैं, तो 90 हो गई हैं. और मुझे लगता है 100 हो जाएंगी फिर जब ग्रोथ फेज़ आएगा. तो ये हमें नज़र भी आ रहा है ना. तो आज ये कराची, लाहौर में कोई 10-12 हाई राइज प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं जो अखबारात में जिसके इश्तिहार आते हैं जो कोई नहीं पढ़ता है. और स्टॉक मार्केट में आप देख रहे हैं जो आईपीओ में जो एक क्रेज़ है उसका नतीजा ये है कि ये जो दुबई का पैसा आने की तो बात मुझे नहीं पता, बट जाना रुक गया है, उससे ही बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो गई. सो द गवर्नमेंट हैज़ टू कैपिटलाइज ऑन इट. अब होता ये है जो 9/11 के बाद मुशर्रफ साहब के दौर में भी हुआ था और लोग उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे कि वो पैसा सिर्फ प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा लगा था, क्योंकि इमीडिएटली वो कहीं लग नहीं सकता ना. अगर आपकी कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है दैट टेक्स टाइम. तो उसको कैपिटलाइज करना है, उसको रैशनलाइज करना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है ताकि वो सिस्टम का पार्ट रहे, और उसको एनकरेज भी करना है. अभी हम बात कर रहे थे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की, वो इसलिए नहीं होती है कि हुकूमत जो है गरीब आदमी को भी वही टैक्स लगाती है सेविंग पे जो अमीर को लगाती है. ठीक है, इंडिया में बहुत सारे ममालिक में जो स्मॉल सेवर्स होते हैं ना उस पर टैक्स या तो नहीं लगता है या कम लगता है. हमारे यहाँ स्मॉल सेवर्स पे भी 20% टैक्स है, बैंक के मैं बात कर रहा हूँ, बैंक के रिटर्न पे, और लार्ज इन्वेस्टर पे भी 20% है. तो मेरे ख्याल में हुकूमत को एज अ सेकंड स्टेप में भी नेक्स्ट बजट पे जो एक आम आदमी के लिए जो है, जिसमें पीडीएल हो गया मैंने कहा, जिसमें जीएसटी हो गया मैंने कहा, और ख़ास तौर से जो सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी तो ज़रूरी है, मगर कोई रेगुलेटरी इक़दाम भी करने हैं. 13,000 अरब रुपए कैश पड़ा हुआ है उस मुल्क में जहाँ पे 12% सरकार दे रही है. 11,000 अरब रुपए करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है उस मुल्क में जहाँ 13% सरकार दे रही है. तो अगर यही अमाउंट, में एग्जांपल दे रहा हूँ थ्योरेटिकली, इस पे आप सिर्फ रिटर्न निकालने हैं तो 3,000 अरब रुपए, उस पर 20% सरकार को 600 अरब रुपए टैक्स भी है. तो इस टॉपिक पे हुकूमत ने शायद फोकस नहीं दिया, और जब से ये दुबई का पैसा आ रहा है इस पे फोकस करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है ताकि वो
डॉक्यूमेंटेड चैनल में इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज हो। अदरवाइज़ जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा, वो ऐसे सेक्टर में चला जाएगा जो पार्किंग लॉट जिसको हम कहते हैं, वो अनप्रोडक्टिव होते हैं, और फिर जब उस पर हुकूमत सख्ती करती है तो फिर लोग जो है हुकूमत को बुरा भला कहते हैं और कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये जो दुबई की लिक्विडिटी है ये ब्लेसिंग है, इसको कैपिटलाइज करना चाहिए और इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए और उसको प्रॉपरली रेगुलेट भी करना चाहिए ताकि वो इवेंचुअली प्रोडक्टिव सेक्टर में लगें। और हमने यही देखा था मुशर्रफ साहब के दौर में, शुरू में ये स्पेकुलेटिव थे, फिर एक्सपोर्ट्स डबल हो गई थी, फिर जो है जीडीपी में 5-6% इजाफा हुआ था, और मुझे लगता है कुछ इसी तरह का सिलसिला ईरान वॉर के बाद भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। अमर, आप खुद कैश इकोनॉमी पर, मनी सप्लाई पर बहुत ज़्यादा लिखते रहे कि किस तरीके से ऑफिशियल चैनल से मामला हो। अगर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी बात भी कर रहे हैं मोहम्मद सुहेल साहब, और जंग के बाद हमें नज़र आया हमारे इन्फ्लोज बेहतर हो गए, हालांकि एक कंसर्न पैदा हो रहा था कि पता नहीं रेमिटेंसेस हमारी गिर ना जाएँ। इसको किस तरह डील करना चाहिए कि मुल्क में सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ मुल्क जाए? देखिए, आज से मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले की बात है, मैं सोहेल भाई के बराबर में बैठा हुआ था, उस वक्त करेंसी इन सर्कुलेशन 9 ट्रिलियन थे, आज 13 ट्रिलियन के आसपास हो गए। तो यानी कि उस वक्त से अब तक हमने ऐसा कुछ नहीं करा, डिजिटल पेमेंट में सबको करेंसी और सर्कुलेशन बढ़ता ही गया, यानी कि इनफॉर्मेलिटी जो है वो इनफैक्ट बढ़ती गई। मुझे याद उस वक्त आप कहते थे सब डिजिटल कर दें, आसान है, मुश्किल नहीं। कुछ भी नहीं हुआ, मगर अभी और बढ़ी गया, इसका मतलब है कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। दैट इज़ अ वेरी गुड मेट्रिक देखने के लिए कि जी करेंसी इन सर्कुलेशन कितनी आपकी चल रही है। अभी जो ईद गुजरी थी, सिर्फ ईद का जो साइज़ है वो $2 अरब का है, जो बकरीद का साइज़ है, जो शेयर इकॉनमी है वो $2 अरब एसेंशली लार्जली वो कैश में पूरा घूम रहा होता है। अगेन कोई नहीं कह रहा उसमें टैक्स करो या ये करो, बकरे पे टैक्स लगा दूँ, इस टाइप के इकदाम ना ही आए, बेहतर है आइडिया किसी को आगे नहीं, बकरे पे टैक्स लगा दो, हर बकरे पे 200 रुपये, इस टाइप की बात शुरू कर देंगे, ठीक है। बट टू अंडरस्टैंड द शेयर स्केल, हम IMF के प्रोग्राम के पास जाते हैं, वट एवर, $2 अरब द इकोनॉमी मूव्स अराउंड इन 3 वीक्स। ये करेंसी इन सर्कुलेशन के स्टेट बैंक के नंबर से आप देख सकते हैं। पिछले 3 महीने में UAE से डिड एन एस्टिमेट तकरीबन $600 मिलियन एक्स्ट्रा आया है, एडजस्टिंग फॉर ईद फ्लोज, एडजस्टिंग फॉर नॉर्मल जो भी $600 मिलियन एक्स्ट्रा है। वो किधर जा रहा है? जैसे सोहेल भाई ने बोला, वो सारा रियल स्टेट में। 3 महीने में आप रियल स्टेट की प्राइजेस का ट्रेंड देखेंगे, DHA में, इधर उधर में, यू विल सी अ वेरी क्लियर। कुछ सेक्टर्स में तो वो जादू नहीं है एकदम से, वही पे वो वहाँ पे जाके पार्क हो गया। हाउ टू मूव दैट टू अ कैपिटलाइज, जैसे कि बोलते हैं ना, वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में किस तरह है, ठीक है, वो इस तरह के प्रोडक्टिव कैपेसिटी किस तरह बढ़े। जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के हद तक इम्पैक्ट होता है, मगर उसमें से कितना फॉर्मल है, कितना वो है। मैं तो शो से पहले बात किया, RFI इज़ द ओनली वन हु डज द फॉर्मल पूरा, वो नो वन एल्स। तो उस रूट पे क्यों नहीं जाता? अगर आपको कंस्ट्रक्शन का ही काम करना, और कंस्ट्रक्शन से पहले बहुत सारी ऐसी प्रायोरिटीज़ हैं जिसको आपने करना है। सेविंग्स को फॉर्मलाइज किस तरह करना है, एक बहुत आसान चीज़ थी, आप इंटायरली कर सकते थे। ये एक सजेशन ने बीच में दी थी कि यू कैन हैव सम काइंड ऑफ एक्सपर्ट बॉन्ड, जैसे RDA होता है, वो $600 मिलियन आ रहे हैं, उसको आप चैनलाइज कर सकते थे, और वो डॉलर सिर्फ आप उनके लिए रिजर्व करके रखते हो, उन्हें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के लिए जिनको मशीनरी इंपोर्ट करनी थी। नाउ दैट इज़ अ बेटर यूज़ ऑफ डॉलर्स। अभी वो $600 मिलियन तो आ गए, मगर उसके आप और ज़्यादा कंजम्पशन मंगवा लेंगे कुछ ना कुछ करने के लिए, गाड़ियाँ मंगवा लेंगे, कुछ नहीं होगा तो। गाड़ियाँ इज़ नाइस, इट्स गुड, बट इट्स नॉट एक्चुअली। बट पॉइंट उसमें ये है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी में वो चीज़ जा रही है या नहीं जा रही। तो आई थिंक ये जो एक अपॉर्चुनिटी थी वो मोस्ट लाइकली हमने वेस्ट कर दी है, क्योंकि जब तक इमेज है कि इसका कुछ हो सकता है वो बहुत लेट हो जाएगा। 600 मिलियन अभी है, मेरे ख्याल से अगेन 200-300 मिलियन और आ जाएगा, हो सकता है $1 बिलियन एक्स्ट्रा आ जाए। बट व्हाट आफ्टर दैट, वो फिर हम $1 बिलियन इसेंशियली कंजम्पशन या पार्किंग, उसकी रियल स्टेट भी पार्किंग में वो चीज़ लगा देंगे, और वो चीज़ जो है इसेंशियली वो ज़ाया हो जाएगी। इवन उसमें भी एक चीज़ है, आपको पता है किसके पास कौन सा प्लॉट है, क्या नहीं है। इवन देन FBR से इसके उनको टैक्स नहीं कर सकते। द कैपिटल इज़ देयर, द वेल्थ इज़ देयर, द इनकम इज़ देयर, डिस्क्रिपेंसी भी आपको सबको नज़र आती है, बट स्टिल वो चीज़ आपकी नहीं बढ़ पाती। अभी भी जो है, जो कैश बेस्ड जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो वैल्यू है जिस पर ट्रांजैक्शन होती है, एक हद तक कैश होती है, एक हद तक वो होता है। कुछ भी लेने जाओ, वो होता है कैश में चाहिए या उसमें चाहिए। एक साहब ने तो मुझे बोला था कि मैं आपका पैसा वाइट करा दूँगा। भाई ज़िंदगी मैंने काला पैसा बनाया ही नहीं, क्या वाइट कराओगे मेरा, ठीक है। सो दिस स्टिल एग्जिस्ट। जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, देन वी कैन से कि उन्हें एक फॉर्मल इकॉनमी बन गई है, और कैपिटल जो है वो प्रोडक्टिव एंटरप्राइज की तरफ जा रहा है, बजाय इसके कि किसी ज़मीन के नीचे पार्क हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहिए? जी, मैं इन कंटिन्यूएशन अभी हम जो एक्सपोर्ट की बातें कर रहे थे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर जिसके दैट आई केम अक्रॉस, अभी हमारी कोई 800 से ज़्यादा
प्रोडक्ट लाइंस हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन की मोहम्मद अली भी बात कर रहे थे, बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी हैं, लेकिन वो 0.035% ऑफ द वर्ल्ड जो ट्रेड है उसकी, ठीक है, 0.35% ऑफ द ग्लोबल, उसको आप सिर्फ 0.53 पे ले जाएं तो आपका 50 से 100 बिलियन डॉलर जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन वो करने के लिए एक तो जाहिर है अब आपको चाहिए है, जो बड़े एक सेक्टर्स हैं जो कर रहे हैं, इस किस्म की इनिशिएटिव्स लेने के लिए, क्रिएटिव चीज़ें करने के लिए एक तो फोकस की ज़रूरत चाहिए। उसमें क्या, फाइनेंसिंग आइडेंटिफाई करें, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करें, जिसमें ग्रोथ ज़्यादा आ रही है उसके लिए आप उनको फैसिलिटीज़, ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट, मार्केटिंग, R&D, इन चीज़ों की दें आप उनको सहूलियात, और देखें कि वो कैसे आगे, क्योंकि उसका मतलब क्या है, अगर ये 800 प्रोडक्ट लाइंस हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह तो वो competitive है ना, कि वो कहीं ना कहीं कुछ बेच रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं से कोई डिमांड आ रहा है, चाहे उसमें से आप 5-10 निकालें, फोकस करें और उन पे फोकस करें कि फिर आप डाइवर्सिफाइड भी बना सकें, और शॉर्ट टर्म जो है इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, जिसको लो हैंगिंग फ्रूट ये बात कर रहे थे कि डबल हुई एक्सपोर्ट 2001 से 2008 के बीच में, उसमें वन ऑफ द फैक्टर्स वाज आल्सो अ लिटिल मोर डाइवर्सिफिकेशन। एक तो ये बात। अच्छा, दूसरी मैं बात ये करना चाह रही थी कि जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, जो एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। कोई कंट्री की ग्रोथ हो ही नहीं सकती अगर आपका जो है HDI दुनिया में लोअर 10% पे हो रहा है, ठीक है, और 250 मिलियन की आपकी आबादी है। लेकिन जब इकॉनमी चलती है उसके 5 साल के बाद उस पर आपको नज़र आता है कि कोई मूवमेंट हो, कम से कम 5 साल के बाद, उसके लिए भी फोकस और प्लान की ज़रूरत है कि ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगले 2 साल की हुकूमत में हो जाएगा, लेकिन कोई प्लान तो होना चाहिए। कौन इस पे एग्री नहीं करेगा? और उसके लिए जो मेट्रिक्स की बात की कि जो इंडिकेटर्स हैं, मेट्रिक और इंडिकेटर्स तो हर चीज़ में होने चाहिए, चाहे वो जो है सोशल इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट के इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के इंडिकेटर्स हैं, टाइमलाइंस होनी चाहिए, उन पे आपको इंडिकेटर्स होने चाहिए। ये सब जो हैं ये चीज़ें हेल्प करेगी। और आपने बात की कि जी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो अगर उम्मीद नज़र आ रही हो, भाई हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं जो हमारा टैलेंट है पाकिस्तान का, जो बहुत है, ठीक है, इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे, ठीक, तो जो पेशेंट कैपिटल जो है उसकी भी हो सकता है कि हो ज़रूरत, प्राइवेट सेक्टर से भी ज़रूरत हो। वो तब आता है जब कॉन्फिडेंस हो, जब आपको उम्मीद नज़र आ रही हो और आपको आगे का पाथ नज़र आ रहा हो, जिससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअली ग्रो ही करेगी। तो ये बजट या हुकूमती ऐलानात या इक़दामात पाथ दिखाते हैं या नहीं दिखाते? मैंने आपसे यही कहा ना, ये पॉजिटिव सिग्नलिंग है, ये सब जो हैं पॉजिटिव डायरेक्शनल स्टेप्स हैं। जो थोड़ी फिस्कल से स्पेस मिली, जिसमें लगता है कि एक कॉशियस अप्रोच के साथ जाना चाह रहे थे, उससे जो भी स्टेप्स लिए हैं वो पॉजिटिव है। रेड सिग्नल ग्रीन हो गया है, बट ये नहीं पता आगे सड़क पे खड्डे हैं या सड़क स्मूथ है, अभी ये नहीं पता। ये और यही चीज़ें अगर अगले साल सब रिवर्स हो जाती हैं तो जो भी पॉजिटिव सेंटिमेंट आया है तो इसी का कंटिन्यू करें, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में जिसको करें, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी करें। जी
और तब साहब ज़ाहिर अभी ये डर पैदा हो गया था कि पाकिस्तान एक बहुत ही हाई इन्फ्लेशन हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में रहा। 22% इंटरेस्ट रेट्स रहा, 29-30% की हमने इन्फ्लेशन देखी। उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स कम होना शुरू हुए, इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में गई और तवक्को थी कि शायद हम सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट्स की तरफ जा रहे हैं। जंग छिड़ गई और 11.5% इंटरेस्ट रेट हुआ। तो सेंटीमेंट आपको लग रहा है कि हम अब यहाँ से 4% ग्रोथ और कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ ग्रोथ की तरफ जाएंगे, या अभी भी खतरात हैं कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़ जाए, इन्फ्लेशन और ना स्पाइक कर जाए? क्योंकि 2 महीने तो डबल डिजिट में आई, मगर हुकूमत ने 8.25% का ही टारगेट रखा है बजट। शाहज़ेब भाई, आई थिंक जो इन्फ्लेशन है वो इमीडिएटली तो कम नहीं हो जाएगा, बिकॉज जब इन्फ्लेशन बढ़ता है वो भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, बिकॉज एक महीने में तो पूरा पास ऑन नहीं हो जाता। तो मेरे ख्याल में तो इन्फ्लेशन तो इसी नंबर पे रहेगा। तो ये तो एटलीस्ट एक बात क्लियर है कि ऑयल इस लेवल से बढ़ना नहीं चाहिए अनलेस कोई और चीज़ ना हो जाए दुनिया में। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान को एक्सटर्नल शॉक्स एब्जॉर्बर्स नहीं है हमारे पास। कोई भी एक्सटर्नल होता है इसका फ़ौरन इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान में आता है, बिकॉज हमारे पास कोई रिजर्वायर्स नहीं है। तेल हम 30 दिन से ज़्यादा रख नहीं सकते। स्ट्रेटेजिक आपके रिजर्वायर्स है नहीं क्रूड ऑयल वगैरह के लिए जो दुनिया में होते हैं, जो 6-6 महीने लोग रखते हैं। तो वो तो कैपेसिटी आपके पास नहीं है। तो ये डेफिनेटली कंसर्न होता है, बिकॉज पाकिस्तान में जिस तरीके से आपका जो रहा है बूम एंड बर्स्ट साइकिल, तो ये एक आपकी मेमोरी में तो है ना कि यार ये अगर बहुत ज़्यादा लूज़ पॉलिसीज़ कर देंगे जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट हुआ, तो इसकी जो कॉस्ट है या तो वो गरीब आवाम या आवाम पाकिस्तानी आवाम देती है या फिर इंडस्ट्री देती है। जिससे आपको बताया कि वो $36 बिलियन 2 सालों में जो करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होता, ना हम IMF प्रोग्राम में होते, ना हमें सऊदी और चाइना से पैसे मांगने पड़ते, हम खुद ही अपने पैर पे खड़े होकर अपने आपके फैसले। दोबारा बता दूं कि 2 साल जिसका आप मुतादिद दफ़ा जिक्र करते हैं, 2018 का साल इलेक्शन से पहले जिसमें हमने $17.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट किया, और फिर 2022 का साल नो कॉन्फिडेंस मूव से पहले। अगर ये 2 साल ना आते तो आपके ख्याल में आप कहते हैं कि हम शायद कम, हमारा रुपया बेहतर होता, हमारे रिजर्व बेहतर होते, हमारी मीशत बेहतर होती, पॉलिटिक्स के लिए कुर्बान किया गया। आपकी गुर्बत में प्रॉब्लम नहीं होती हुकूमत कमजोर होती है, ये होता है। जिस फिर जिस तरह से डॉक्टर ज़ीलफ ने कहा कि मेल न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में, तो ये क्यों है? ये महंगाई की वजह से ना, कि जब महंगाई आपकी करेंसी 150 रुपये से 300 रुपये हो गई और इन्फ्लेशन आपका बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, सैलरीज में डेफिनेटली बढ़ी है, लेकिन जो महंगाई आई, फूड इन्फ्लेशन आई, आज भी फूड इन्फ्लेशन का नंबर 14.5% है। तो ये गरीब आवाम के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो जो हुकूमत में जो बैठ के फैसले करते हैं उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो सारा वहाँ पे आता है, और फिर उसको ठीक करने के लिए और जज्बाती फैसले करते हैं, और वो जज्बाती फैसले करने से और ख़राबी होती है। तो बेस्ट ये है कि जितनी आपकी सख्त है ना, उतना ही आपने ग्रो करना है। अगर आपके ख्याल में आपकी जो इकोनॉमिक सपोर्ट है वो 4% तो 4% से ग्रो करें, 6% करेंगे तो 2 साल बाद दोबारा 2% पे आ जाएंगे। तो जिस तरीके से आपकी जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसी हिसाब से हमारी ग्रोथ की प्लानिंग भी होनी चाहिए और ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी भी होनी चाहिए। एक बिजनेसमैन के तौर पर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं इस बात से कि भाई आप 4% ग्रो कर लें, करंट अकाउंट डेफिसिट को कर्टेल करके रखें, या आप चाहेंगे कि थोड़ा और एक्सपेंशनरी हो और थोड़ा और ग्रोथ की तरफ जाए? मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट करके ग्रो करें या फिस्कल डेफिसिट को आप एक्सपेंड करके आप ग्रो करें। इज नो पॉइंट, बिकॉज फिर आपने दोबारा बाहर जाके IMF और फिर मल्टीलैटरल से पैसे लेने, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और दुनिया में चूँकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसके हिसाब से आपको बाहर पैसे भी जो मिलते हैं वो महंगे मिलते हैं। पेंडावॉट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब कि उन्होंने गए चाइना से पैसे रेस किए, बहुत सस्ते पैसे, आई थिंक 2%, 2%। सो दो आर द एवेन्यूज। अब सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा है ही चाइना के साथ, ट्रेड डेफिसिट वो जो है। अब अगर हम चाइना से ये पैसे रेस कर लेते 2% में, और हम जो भी इंपोर्ट करते हैं चाइना से वो RMB में इंपोर्ट कर लें, तो वो बेसिकली पाकिस्तान के लिए बेहतर भी है कि वो आपको वो पैसे भी पड़े, आपको डॉलर में कन्वर्ट करें, RMB में रेस करें पैसे, विच इज़ गुड फॉर पाकिस्तान, बिकॉज वहीं से आपने ज़्यादा इंपोर्ट करना है। हैविंग सेड दैट, जो पिछली इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में बेस्ड ऑन द ग्रोथ पैटर्न, वो सारा जो है वो इशू आज हमें इम्पैक्ट कर रहा है। अब गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी जो लास्ट इंट्रोड्यूस की, वो नेशनल टैरिफ पॉलिसी। जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी में क्या है कि वो चाहते हैं कि हमारा जो इंपोर्ट टैरिफ है उसको हम कम कर दें। तो काफ़ी मतलब गवर्नमेंट से मीटिंग हुई, डिस्कशन हुई है। मैंने कहा कि ठीक है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उससे स्टार्टिंग पॉइंट ही 10% हम ज़्यादा हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट है, टैक्सेशन है, एनर्जी प्राइस है, गैस प्राइसेस हैं, लॉजिस्टिक है, पोर्ट है। वही अगर हम बिल्कुल ही लेवल प्लेइंग हो ना, तो वो 10% हमसे सस्ते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी इंपोर्ट जो ड्यूटीज़ हैं इसको 0, 5 और 10 पे लेकर आएँ।
तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट्स आपने की 2-3-4 साल पहले बेस्ड ऑन के पाकिस्तान की अपनी इकनॉमिक ग्रोथ होगी, वो ग्रोथ तो नहीं हुई, वहाँ से आपका ऑलरेडी इन्फ्लक्स चाइना से आना शुरू हो गया बाकी कंट्री से, तो हो क्या रहा है कि आपकी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, आपका इंपोर्ट आ रहा है, तो यहाँ पे ना जॉब क्रिएट्स हो रही है, ना टैक्सेशन की आ रही है, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट को देखने होंगे। होता ही है कि वो बाहर से वर्ल्ड बैंक कोई और एडवाइज़र्स ले आते हैं, हमारे पाकिस्तान में जो पढ़ा लिखा तबका इंटेलेक्चुअल जिसको हम कहते हैं, वो गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम के प्रॉब्लम क्या है। बस वो कहते हैं टैरिफ कम करते एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। 1 साल हो गया टैरिफ कम किए हुए, ना एक्सपोर्ट बढ़ी है, और जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूटर है पाकिस्तान में, $18 बिलियन टेक्सटाइल है, 4 से 5 बिलियन डॉलर ये फूड, राइस और फलाना एक्सपोर्ट करते हैं, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो जो बाकी चीज़ रह जाती है वो 2 से 3 बिलियन डॉलर। अब वो कहते हैं कि वो 2 से 3 बिलियन डॉलर के लिए पूरा टैरिफ स्ट्रक्चर पाकिस्तान का चेंज कर दें, जिससे आपका इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाए, जैसे आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सफ़र करेगी। तो ये कैसी पॉलिसी है? तो आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही है नए सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग में? यही रीज़न है कि बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, पॉलिसी की कंटिन्यूटी नहीं है। कल अगर इन्होंने ड्यूटीज़ 5% कर दी तो आप यकीन करें आधी इंडस्ट्री पाकिस्तान में बंद हो जाएगी, सस्टेन ही नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी कॉस्ट उनसे ज़्यादा है। इस चीज़ को तो आप एक्सेप्ट करें ना कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये और उसके बाद आप कहते हैं कि हम टैरिफ कम कर देंगे और आप कम्पीट करें, कैसे कम्पीट करेंगे? आपने दोनों हाथ पैर मैंने बांध दिए और आप कह रहे हैं अब आप इनसे कम्पीट करें। जवेद साहब, आप इस पर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ज़रा हमने एक्सपोर्ट के हवाले से तो बात की, बट जो इंपोर्ट की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर हमारी कॉस्ट ज़्यादा है वहाँ पर हमें ड्यूटी से उसको, टैरिफ से उसको कॉम्पनसेट करना चाहिए, बजाय इसके किस तरफ जाए? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस पर वापस मैं चले जाऊँगा, इन्होंने भी खुद कहा ना ट्रस्ट डेफिसिट इज़ दैट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो मैं कह रहा था, दैट लीड्स टू दैट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सो ही इज़ ऑल्सो नाउ सेइंग कि दैट इज़ देयर। Whether he was bidding for PIA or not was a different thing. That's a brownfield project, is not a greenfield. But to set up investments over here. अब जो imports का है and growth का है, I'm okay with growing at a lower percentage जो ये कह रहे हैं. But how will you bring the jobs? You cannot have the jobs. 2.5 million people are entering the workforce every year. If you can give them jobs, I'm okay at growing at 4%. मगर अगर आप उनको नहीं दे सकते jobs at 4% growth, then we have to try to push a bit higher, maybe 5.5, just so we can give these people the jobs. 5.5% with controlled current account deficit कैसे करें? नहीं, यही मैं कह रहा हूँ ना, we have to do it in a controlled way. You have to make उसके लिए एक्सपोर्ट पे फोकस, एक्सपोर्ट पे फोकस करे, करेंसी को कंट्रोल में रखे. Like I said, you have to have currency which is slightly below. China kept its real effective exchange rate between 90 and 95 for 20 years. उन्होंने क्या था? China 20 years ago, उनका per capita income was lower than ours. Today it's 10 times more than ours. तो मैं यही कह रहा हूँ, हम लोग की वो कम्प्लेक्सिटी इंडेक्स होती है, व्हाट यू प्रोड्यूस. वी वर रैंक्ड इन 1990 63 ऑन द कम्प्लेक्सिटी इंडेक्स. टुडे वी आर एट 90 और 90 प्लस. एंड द कंट्रीज लाइक टर्की, कोरिया, ऑल दीज कंट्रीज व्हिच वर बिहाइंड अस have now gone up to 40, 30, 20, वो ऊपर चले गए और हम गिर रहे हैं. So what we are producing is stuff which is of low value, and you can't produce stuff of low value if your currency is overvalued. It's not going to export. It doesn't make any sense. या तो आप चीज़ें वो बनाए जो branded expensive goods हो, then your currency can be slightly overvalued, and then it makes sense. ये भी बात हमने काफ़ी अर्से से सुनी. अगर बांग्लादेश ये कर सकता है, अगर कोई कॉटन उगाए, और हम ये बार बार कहते रहे कि जब उगाते हैं और हम इस तरफ जाएंगे, हम इस तरफ जाएंगे, दरमियान में बहुत सारी पॉलिसीज़ आई. एक ज़माना आया जिसमें इन्वेस्टमेंट हुई टेक्सटाइल के अंदर भी, बट वो भी वैल्यू एडेड में उस तरीके से नहीं. फिर टर्फ आया, उसमें भी हमें नहीं नजर आता कि वैल्यू. तो क्या वजह है कि बार बार बांग्लादेश की मिसाल देते हैं, मगर वो वैल्यू एडिशन में उतना बड़ा पॉलिसी इज नॉट देयर फॉर वैल्यू एडिशन. यहाँ पॉलिसी यही है कि स्पिनिंग लगाते रहो, किसी को बस यही करते रहो, बस प्रोड्यूस रॉ मटेरियल. जो पॉलिसी इज नॉट हियर फॉर वैल्यू एडिशन. यू आर नॉट गिविंग इंसेंटिव्स for value addition as compared to raw material. रॉ मटेरियल पे मैं तो कहता हूँ इंसेंटिव कभी देना ही नहीं चाहिए. जिस पैसे से स्पिनिंग लग सकती है, उस पैसे से वैल्यू एडिशन में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती थी. खुद एक्सपोर्टर की भी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर लिक्विडिटी अवेलेबल है तो वो क्या करे? एक्सपोर्टर की तो है, बट एक्सपोर्टर मेहनत क्यों करेगा? आई मीन आप मोहम्मद अली से भी पूछ ले कि नहीं, हमसे वो मेहनत नहीं जो एक गारमेंट बनाने की मेहनत है, इनसे पूछे. नहीं, आई एम सेइंग एक जो मेहनत है गारमेंट बनाने की, उसको मार्केट करने की, सेल करने की, और धागा बनाने की, बहुत फ़र्क है इसमें. धागा तो आप बस कॉटन डालते हो, धागा निकलता है आगे मशीन से. ये जो आप करते हैं, जो R&D होती है, जो पूरा आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, डिज़ाइन होती है, ये बड़ा मुश्किल काम है. और जाके बाहर माल बेचना, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना, इट्स वेरी हार्ड वर्क. तो कॉम्बिनेशन है ना, सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर हुकूमत दोनों का कंट्रीब्यूशन है. डेफिनेटली 100% दोनों का है. देखिए शाहज़, आपको बताता हूँ, आप वैल्यू एडेड की बात कर रहे हैं. चाइना जैसा मुल्क जो कितनी तरक्की कर चुका है और हर फील्ड में इन्होंने एक्सेल किया है.
आज भी वो 35 सेंट वाला कपड़ा जो एक्सपोर्ट करता है वो आज भी उन्होंने नहीं छोड़ा। ये गलत बात है यार कि आप सिर्फ वैल्यू एडिड पे फोकस करें और लोअर वैल्यू पे आप फोकस ना करें। अगर ये होता ना तो चाइना की सिर्फ लोअर पे ना करें, वैल्यू एडिड पे भी करें। बट मैं ये कह रहा हूँ कि चाइना की पर कैपिटा इनकम और जो बाकी इंडेक्स पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके बावजूद भी वो आज भी 35 सेंट का कपड़ा नहीं छोड़ती, वो आज भी मैन्युफैक्चर कर रही है, आज भी वो एक्सपोर्ट कर रही है। तो जो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान से हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए। ये नहीं है कि यार ये सस्ती चीज़ है तो हम एक्सपोर्ट ना करें और ये महंगी है तो इसको एक्सपोर्ट करें। आई थिंक ये मिथ बिल्कुल ठीक नहीं है, इस मिथ को चेंज करना चाहिए। इंडिया भी आज इतना बड़ा मुल्क है, आज भी वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है, आज भी वो कॉटन एक्सपोर्ट करता है बिकॉज सरप्लस है, आज भी वो यान एक्सपोर्ट करता है बिकॉज वो सरप्लस है। चाइना इज़ द सेम कि वो आज भी इतना कॉटन यान एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर जो AFS में करते हैं, उसमें भी इतना बड़ा मिस यूज़ है, उसमें भी लोग मिस डिक्लेयर कर रहे हैं, मंगाते कुछ और एक्सपोर्ट कुछ और करते हैं। वो मंगाते हैं रिसाइकल्ड फाइबर और होता है फ्रेश फाइबर है। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है ना कि गवर्नमेंट जो भी इंसेंटिव देता है ना इसको लोग मिसयूज़ करते हैं, इतना मिसयूज़ करते हैं कि गवर्नमेंट खुद कहती है यार कि हम आपको इंसेंटिव देते हैं और इसमें इतनी चोरी होती है। तो बिल्कुल गवर्नमेंट ठीक कह रही है कि लोगों का पाकिस्तान में एक माइंडसेट है कि भाई जल्दी पैसे बना लो और ट्रेडिंग के थ्रू पैसे बना लो, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट करने के आप इंपोर्ट कर लें, मिस डिक्लेयर करें, लोकल बेचते पैसे बना दे रहा खैर वाला सारा ये जो गोल पैसा जिसको कहते हैं ना, ये जो ट्रेडिंग होती है जिसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, ये पाकिस्तान में सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हो रहा है। और ये और म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे साहब, एक जो उम्मीद पैदा हुई थी कि अब हम लो इन्फ्लेशन लो इंटरेस्ट रेट्स की तरफ जाएंगे, हम सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन पे ज़रूर आए बट डबल डिजिट ही इंटरेस्ट रेट पर थे और अब इन्फ्लेशन भी 2 महीने से डबल डिजिट हो गई, इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो गया। एक दफ़ा फिर स्टेट बैंक का इजलास होने जा रहा है। बट उससे पहले जो मैं जिक्र कर रहा था कि ऑयल प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई जिस वजह से इन्फ्लेशन का प्रेशर आ रहा था वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तो आपका कंसर्न है कि हम एक और साइकिल में वापस जा रहे हैं या आपको लगता है कि बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, आई थिंक बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है इन्फ्लेशन नीचे आएगा, लेकिन मैं एक दो चीज़ ये आपकी और जो बात करूं, अभी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ उस पर मैं कमेंट करूंगा। एक तो ये है कि ये जो बैंक डिपॉजिट की बात हुई है, बैंक डिपॉजिट पे तो 100 मिलियन रुपीस से ज़्यादा 45% टैक्स है, यानी बड़े, और 4.5 उसका जो है, हाँ 10% जो है वो उसके ऊपर फिर सरचार्ज है और फिर उसके ऊपर 10% और सुपर टैक्स है। तो अगर आप अभी PIA के पैसे हमने अपने बैंक डिपॉजिट में रखे हैं तो 60% जो है टैक्स दे रहे हैं उस पर तो वो जो है ये पड़ रहा है। इसी तरह, और अगर यही पैसे में मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में रख दो तो 15%, इतना बड़ा आर्बिट्राज जो है वो अवेलेबल है, गवर्नमेंट सोई हुई है। अच्छा, चेंज हो गया है, बढ़ा दिया उन्होंने। अच्छा, और एक गरीब आदमी को भी 20% देता है टैक्स। हाँ, गरीब वो दे रहा है 20% दे रहा है। मैंने कहा था वो सबके लिए 20 नहीं है, मतलब बाकी के लिए ऊपर हायर उसके लिए मिनिमम। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, मैं ये जो पार्किंग लॉट की बात होती है, यार ये क्या प्रॉब्लम है? पार्किंग लॉट अगर दुबई है तो सब खुश हैं कि ठीक है भले दुबई हो, अगर वो दुबई वाला पार्किंग लॉट पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाता क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर ये पैसे अभी जो है यहाँ डिफेंस में प्राइस बढ़ गया तो लोग शोर मचाते हैं, और भाई आपके साथ में क्या जाता है, आपको $1 बिलियन ये आ गया और वो दूसरा हमारा रोशन डिजिटल में जो है वो बढ़ गया। तो आपके अगर वो जो फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में आ रहा है और अगर ये पार्किंग लॉट में पार्क हो रहा है यहाँ डिफेंस के, तो यार आपकी उसको आंख बंद रखो, आने दो ना उसको। इधर प्रोडक्टिव एरियाज में जा सकता है, कैसे जाएगा? देखें लोग क्या करते हैं, यही लोग जो काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा जो है दिल को बड़ा रखना चाहिए। और बात ये क्या होता है, जब अपॉर्चुनिटी आती है तो ये लोग ही जो है फिर इन्वेस्टर बन जाते हैं ना दूसरी जगहों पे। वो कंस्ट्रक्शन में भी इन्वेस्टर बनेंगे, वो इंडस्ट्री में भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो इन्वेस्टर बनेंगे, IPOs में भी पैसे जो है वो ये डालेंगे। लेकिन इमीडिएट अब उनका क्या इशू है कि पैसे जो दुबई में पड़े हुए हैं वो पैसे जो है यहाँ पाकिस्तान में वो ट्रांसफ़र करें। अब इमीडिएट कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? बैंक डिपॉजिट में पता नहीं करेंगे नहीं, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा आसान लगता है कि भाई मैं यहाँ डिफेंस में जो है वो ले लूँ। तो मेरा मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि ये है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, लोगों को तो रिस्पॉन्सिबल नहीं करार दे सकते, मगर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर लिक्विडिटी आ रही है तो ऐसे एवेन्यूज क्रिएट करें। यही मैं कह रहा हूँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप दें उनको एवेन्यू, इनको ये जो गवर्नमेंट की जो लैंड बैंक है उसकी डेवलपमेंट में दें, वहाँ बेतहाशा ये पैसा है। तो वही तो ये बातें हो रही है कि बैठ कर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये पैसे जो है
डिफेंस में पार्किंग लॉट न बने, ये फिर ट्रांसफ़र हो इनटू प्रोडक्टिव चैनल्स। तो इसकी मैं मतलब बात करने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। मैं हमेशा जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कहते हैं कि भाई आप लोगों को जो है ना वो पैसा आने दो। फिर ये जो पैसा जो है वो पड़ा भी हुआ है, कैश वगैरह में पड़ा हुआ है, तो उसको आप इंसेंटिवाइज करके कैसे जो है वो कर सकते हैं कि वो प्रॉपर चैनल में जो है जाए। हालांकि वो भी अगर टर्नओवर कर रहा है तो मुझे तो लगता है कि वहाँ वो टैक्स दे रहा होता है, किसी न किसी फॉर्म में जो है वो टैक्स दे रहा होता है। लेकिन ये ज़रूर कि भाई आपका वो इनकम टैक्स वगैरह में जो है वो नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर सपोज करो कि उसने प्लॉट में पैसे डालें तो वो तो वहाँ भी कैपिटल गेन वगैरह और सब कुछ ट्रांसफ़र फीस और ये और सब दे रहा होता है। कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होगा तो कंस्ट्रक्शन में भी कन्वर्ट होगा तो वहाँ भी सारे टैक्सेस जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। मैं सिर्फ कोशिश ये कर रहा हूँ बात बोले कि पैसा बाहर हो तो अच्छा है, या यहाँ के पार्किंग लॉट में जो है वो किसी न किसी सूरत में पड़ा हो तो वो अच्छा है। तो वो ये अच्छा है कि वो यहाँ पड़ा होना चाहिए। तो इस पर ज़रा बहुत ज़्यादा हमें टैक्टफुली जो है वो हैंडल करना मैं चाहिए। इससे रिलेटेड ही बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि देखिए पाकिस्तान में सेविंग्स का रुझान कम है। एक तो हमारे रिलीजियस और कल्चरल ऐसे खदशात हैं कि हम पैसे सेव ही नहीं करते, कैश में रखते हैं जो CIC से लग रहा है। तो इंडिया में और दूसरे ममालिक में जो होता है ना प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, अगर मैंने 1 लाख रुपये बैंक में रखे, उस पर 10% रिटर्न आया तो मुझे मिनिमम टैक्स 20% है, जो आज से 4-5 साल पहले 10% था। तो छोटे इन्वेस्टर्स को या तो माफ़ होना चाहिए या 5, 10, 15, 20 के प्रोग्रेसिव होना चाहिए ताकि उसको इंसेंटिवाइज़ किया जाए कि आप पैसे उसमें रखें। अच्छा, दूसरा देखिए आरिफ भाई की बात बिल्कुल सही है कि पैसा अच्छा है बुरा है, बाहर से बेहतर है वो पाकिस्तान में आ जाए। तो ये जो पार्किंग लॉट की बात जो डॉक्टर साहिबा ने और दूसरों ने की, उसमें मेरे ख्याल में ये है कि हमें चीज़ों को रैशनलाइज़ करना है। आज डिफेंस फेज़ 8 में 8 करोड़ का जो वैल्यूएशन है वो 25 करोड़ हो गई है। तो हम कह रहे हैं कि वो जाए वहाँ पे, बट 25 करोड़ में जाए, चले 25 नहीं तो 20 में जाए। इट हैज़ टू बी रैशनलाइज, क्योंकि फिर वो 8 करोड़ का प्लॉट 25 में जब बिकता है तो वो कैपिटल गेन तो दे रहा है, मगर वो 8 करोड़ पर नहीं लग रही ना, उसको बढ़ना चाहिए। ऑल इनकम हैज़ टू बी टैक्स। और ये जो प्रॉपर्टी पे वाकई में जो ट्रांजैक्शन टैक्स है ना वो नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में इनकम पे टैक्स होता है। तो मेरे ये जो 2-3 शायद चीज़ें हमने जिक्र की, उसके हमने बैकग्राउंड नहीं बताया। जो जैद कह रहे हैं ना, द ओनली इशू फॉर इन्वेस्टर, एक तो ROI होता है, जो आरिफ साहब ने भी कहा कि जब मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरा बिजली के बिल के बाद और टैक्स के बाद बनेगा। मगर पाकिस्तान में उससे ज़्यादा जो इशू है वो कॉन्फिडेंस का या ट्रस्ट का है, क्योंकि इतनी चेंजेस हुई हैं पॉलिटिकल। अगर देखिए बांग्लादेश में भी जो तरक्की हुई है ना, उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हसीना वाजिद के वजह गुड और बैड जो भी थी 15 साल की कंसिस्टेंसी का है। हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं होती, इस वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो 2 इश्यूज़ हैं जिस पे शायद हम बात कम करते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस भी शटर होता है और जो बहुत बड़ी रुकावट है कि सिक्योरिटी का। अब देखिए मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, बट सिक्योरिटी तो मसला रहा है ना। हर दूसरे दिन 17 अफराद यहाँ हो गए, कोहाड़ में 15 अफराद। सो दैट इज़ अ फैक्टर दैट इफेक्ट। अगर कोई बाहर से अमेरिका से दुबई से यहाँ आके कह रहे मैं फैक्ट्री लगाऊंगा और फिर वो अखबार में ये खबरें भी देख रहा है, तो उसका तो कॉन्फिडेंस शटर रहता है। तो आई थिंक ये इशू भी एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। ये जब मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब चीज़ें बेहतर हुई थी तो सिक्योरिटी की कंसर्न वहाँ भी थे, सुसाइड बॉम्बिंग होती थी, बट वो कम हुए तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। दूसरा पॉपुलेशन, 80s में 90s में मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल्स के इश्तिहारात चलते थे, अब तो नहीं चलते, 1 साल से अभी चलना शुरू हुए हैं। तो वी नीड टू थिंक कि ये हमारे लिए पर टैक्स वगैरह ख़त्म किया है। हाँ, तो ये अभी क्या मैंने कहा ये वाला अभी इन्होंने हाईलाइट किया है इस गवर्नमेंट ने। आई थिंक इसको एग्रेसिवली फॉलो अप करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एज अ नेशन हमें वर्क एफिशिएंसी पे फोकस करना है, गवर्नमेंट को भी हमें भी। ये एक ऐसा मुल्क है 50% ख़वातीन हैं जो काम नहीं करती हैं। बांग्लादेश में विमेन वर्क फोर्स की वजह से तरक्की हुई। जो 50% मर्द हैं वो 12 बजे से 8 बजे तक काम करते हैं, फिर बीच में 4 ब्रेक होते हैं। तो एज अ कॉम भी और एज अ गवर्नमेंट भी हमें वर्क एफिशिएंसी, सिक्योरिटी और ये पॉपुलेशन ग्रोथ वाले फैक्टर्स पे फोकस करना चाहिए। अमर, आप ज़ाहिर जो लिक्विडिटी है उसके ऊपर बात हो रही थी, उस पर भी कमेंट कीजिएगा। मगर जो 4% की ग्रोथ है विद कर्टेल्ड एंड कंट्रोल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट, उस पर ज़्यादा साहब का ये है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, हमें पुश करना पड़ेगा 5.5% पर, बट विदाउट करंट अकाउंट डेफिसिट। नहीं, वो तो सिंपली एक्सपोर्ट के थ्रू ही हो सकता है। देयर इज़ नो अदर वे ना। मतलब आप ये देखें ना, फॉर एवरी % ग्रोथ, आई थिंक आई सेड इट अर्लियर, $8 बिलियन आपने को कहीं से चाहिए, ठीक है। आइदर यू बोरो इट फ्रॉम समवेयर और योर रेमिटेंसेज इंक्रीज, और रेमिटेंस इवेंचुअली कंजम्पशन में ही जाती है, इट्स नॉट कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट। सो वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ के थ्रू ही कम हो सकता है। मतलब मोटा मोटा हिसाब है, फॉर एवरी $8 बिलियन
इन एक्सपोर्ट ग्रोथ यू कैन ग्रो 1% मोर. सो जहाँ पे भी अभी आपके एक्सपोर्ट है, लेट्स से $16 अरब एक्सपोर्ट ग्रो कर सकते हैं एवरी ईयर, तो आप 5% के हिसाब से जो है वो ग्रो कर सकते हैं. 16 अरब से अगर नहीं करेंगे, स्टडी रहेंगे, तो ये 3.5-4% से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि 2.5% तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ ही है. 1% इधर उधर से कुछ करे कर लेते हैं. पाकिस्तान में है पॉसिबल गुड्स प्लस सर्विसेज प्लस रेमिटेंसेस का कॉम्बिनेशन कि हमें वेरी वेरी इजी. दुनिया में क्या है, जैसे उन्होंने बोला अभी कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स में हम तो बहुत नीचे आ गए. कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एक और चीज़ होती है, जीवीसी ग्लोबल वैल्यू चेन में हम लोग बहुत नीचे हैं. बेसिकली होता ही है बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड एवरीथिंग. हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है सिर्फ, हम उसी को अगर रैशनलाइज कर दें थ्रू फ्रेट, थ्रू लेट्स से जो साउथ का जो कॉरिडोर हो उसको पूरा इंडस्ट्रियल वो कर दें, तो ये सारी चीज़ सॉल्व हो जाती हैं. कमिंग टू जो अर्लियर ने बात करी, कराची में साउथ में तकरीबन 4000 मेगावाट सरप्लस पावर अवेलेबल है. जामशोरो, हब, चाइना पावर, इधर लकी पावर, ये सारे तकरीबन 4000 मेगावाट पावर है, जो कि मुश्किल से 20% इस्तेमाल होती है, और वो भी पीक में 80% इस्तेमाल ही नहीं होती. खाली पड़ा हुआ प्लांट, कुछ तो चलते ही नहीं है, जीरो पे रहते हैं बस. नहीं, कुछ अमर नहीं. साहब ने बड़ी सही बात की है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, और लेकिन आप प्लीज कर नहीं, तो छोटी सी बात है, उसमें मार्जिनल कॉस्ट जो है उस पावर की 15 रुपये है. कुछ नहीं रोकता. दिस नथिंग स्टॉपिंग द गवर्नमेंट के साउथ में यू जस्ट क्रिएट अ डेडिकेटेड एक्सपोर्ट जोन एंड से कि फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स आपको जो प्राइस मिलेगी, जो भी कोल लिंक इंडेक्स प्राइस होगी, 15 रुपये, 14 रुपये, 16 रुपये, वो आपको मिल जाएगी. प्राइस की प्रिडिक्टेबिलिटी भी आ गई. राइट नेक्स्ट टू द पावर स्टेशन, ज़मीन भी यहाँ पे मौजूद है. ये $16 अरब तो मैं कम बोल रहा हूँ, मे बी लाइक 40-50 अरब डॉलर अब इंक्रीज़ कर लेंगे उसमें. बट ये इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है. क्यों नहीं लिया जा सकता ये इनिशिएटिव? वो इसलिए कि पूरे मुल्क में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है, कि चाहे वो जो प्लांट के बराबर में फैक्ट्री लगी हो उसकी भी उतनी ही प्राइस होगी, जो कीमत देगा वो बिजली की, चाहे कोई फैक्ट्री जो है वो साहिवाल में लगी है वो भी उतनी ही कीमत देगा. तो अगर हम इस तरह हर चीज़ के यूनिफॉर्म प्राइस के साथ चलेंगे तो फिर तो कोई भी कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. वैसे बोलो कि यार इसको सस्ती मिल गई तो मुझे क्यों वहाँ पे सस्ती नहीं मिल रही, उसको भी सस्ती दे दो, फिर उसको सब्सिडाइज करो. अरे भाई एक आखिरी ये जो बात है ना कि हम ग्रोथ वर्सेस करंट अकाउंट डेफिसिट, और ये जो हमारा इम्प्रेशन है, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता. आप क्यों नहीं जो है उन सेक्टर्स को चूज़ करें कि जहां आप अगर ग्रो करें तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ना हो. अब एग्रीकल्चर में अगर आप ग्रो करेंगे तो क्या करंट अकाउंट डेफिसिट उस पर रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर आप कंस्ट्रक्शन में करेंगे तो क्या करंट अकाउंट आपका इससे अफेक्ट होगा? आप अगर आईटी में करेंगे तो उससे करंट अकाउंट होगा, वो बल्कि आपके करंट अकाउंट को हेल्प कर रहे होंगे. और वहीं तो सारे जॉब्स हैं. अगर आप जॉब्स है, सिंगल लार्जेस्ट एम्प्लॉयर जो एग्रीकल्चर है, सेकंड लार्जेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन है, थर्ड लार्जेस्ट जो है वो आईटी है. तो ये तो इतने बड़े, अगर इसी पे आप फोकस, बल्कि आप कह देंगे नहीं ये तो हम ग्रो करेंगे ये. और दूसरा सवाल जो आपने किया 4%, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सफिशिएंट नहीं. हाई जो है हायर टारगेट करना चाहिए, और उन एरियाज पे फोकस करते हुए तीन एरियाज को जो है फोकस करना. नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी. हमने एक और ट्रांसमिशन की है, ये पाकिस्तान के लिए कर डालो आखिरी मौका है. बजट के हवाले से भी आपने कमेंट सुने. इसके अलावा जो मज़ीद रिकमेंडेशंस हैं वो भी इंडस्ट्री की तरफ से आपने सुनी. याद दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.